Hello, good afternoon. Please let me know if the audio video is clear with you. Good We'll afternoon. start with the class in some time. ठीक है? थोड़ा आज सिस्टम वगैरह चेक कर लो. द इंटायर सिस्टम इज न्यू टू यू, सो आज हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, राइट, सो दैट वी कैन लर्न द सिस्टम, द प्लेटफॉर्म ऑल्सो. ठीक है, क्लासेस कैसे चलेंगी, राइट. विल बी स्टार्टिंग विद लाइट क्लासेस. शुरू में इतनी इंटेंसिटी नहीं रखेंगे हम, बट धीरे धीरे एज वी प्रोसीड विद द क्लासेस हम थोड़ी क्लासेस की इंटेंसिटी भी बढ़ा देंगे. दो सब्जेक्ट्स आपके पैरेलली चलाने का भी प्लान है हमारा, ताकि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए टाइमली वे में. ठीक है, सो धीरे धीरे शुरू करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले तो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द एग्जामिनेशन इटसेल्फ, जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो बिफोर आई बिगिन, प्लीज लेट मी नो अगर आपको ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है. आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में. आई विल कीप रीडिंग योर कमेंट्स ऑल्सो, राइट. अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको कभी भी कोई भी इशू हो, जस्ट व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए. अगर आपको मेरे से बात भी कर रही है तो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं काउंसलर्स, आप उस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. और अदरवाइज ऑल्सो अगर आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है, प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, आप सबके पास ये नंबर है ही. आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन इन एनी केस. ठीक है, राइट. ओके अनमोल, थैंक यू. ठीक है, ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट. अब इसके बाद आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल. वाई कॉन्ग्रेचुलेट? क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं. हर कोई अफसर तो बनना चाहता है, बट कोई भी उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता. यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल्स, सम ऑफ दोज फ्यू पीपल्स यू कैन से, जिन्होंने एटलीस्ट ये डिटर्मिनेशन तो बिठाई है कि हम मेहनत करेंगे. ठीक है, सच में बिलीव मी, इट इज नॉट इजी टू ट्रेड ऑन दिस पाथ. पाथ डिफिकल्ट है, फ्रूट्स भी ब्राइट है इसके, बट उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है. इसलिए आप देखोगे बहुत सारे बच्चे वो कह देते हैं हमारे से नहीं होगा, मेरे तो नहीं हुंदा, अपनी पंजाबी लैंग्वेज है ना, आपा नहीं ये पंग्या च पैना, राइट. So we are certain set of those people who have decided to work hard to create a better future for us. ठीक है, so आपने फर्स्ट राइट स्टेप तो ऑलरेडी ले लिया है इन डिसाइडिंग व्हाट यू वांट फॉर योर फ्यूचर. लोगों की तरह इधर उधर धक्के नहीं खाने हैं आपको. यू हैव डिसाइडेड कि भाई एक गोल है, एक इमेज अपनी माइंड में हमेशा रखो कि मुझे ये बनना है, राइट. वो इमेज आपको ड्राइव करेगी. धीरे धीरे जैसे आप प्रेपरेशन में बढ़ोगे ना, आप पूछते रहोगे कि मैम कभी कभी बहुत डिफिकल्टी लगती है, मोटिवेशन लो हो जाती है, बहुत सैड लगता है, ऐसे लगता है कि क्या कर रहे हैं. सो हमेशा एक इमेज अपने सामने रखो. कोई भी ऐसे ऑफिसर की, आई वुड से, ऐसा कोई भी ऑफिसर सोच लो जो आपको बनना है, जस्ट उसको हमेशा अपने ध्यान में रखो. स्पेशली जब आपका मोस्ट डिफिकल्ट टाइम आए ना, जब आपको लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही, डिमोटिवेशन हो रही है, बहुत दुख दर्द, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू, उस फेस को, उस इमेज को याद कर लेना, दैट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस डे आई वांट टू रीच. ठीक है, सो ये थोड़ी सी पेप टॉक है स्टार्टिंग की. इसकी जरूरत आपको वैसे थोड़ी देर के बाद ज्यादा पड़ेगी, थोड़ी दिनों के बाद. अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं, है ना. सो दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल थ्रू द प्रिपरेशन. ठीक है, अगर एक टारगेट सामने रखोगे ना, आपको पूरी प्रिपरेशन में वो पुल करता रहेगा कि हम किस चीज के लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, व्हाई वी आर पुटिंग आवर डे एंड नाइट्स इनटू दिस प्रिपरेशन. हम कम सो रहे हैं, हम कम आउटिंग कर रहे हैं, क्यों? इस इमेज को अचीव करने के लिए जो आपने अपने सामने रखी हुई है. ठीक है, इसीलिए हमेशा विजुअलाइजेशन, अपने आप को अफसर बनता हुआ देखो, उसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं. जस्ट थिंक दैट यू आर एन पुलिस ऑफिसर, एसटीएम, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, वट एवर यू वांट टू बी, उसकी तरीके से अपने आप को इमेजिन करो. देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल ऑल्सो, राइट. अब इसको अचीव करने के लिए आपको चाहिए क्या? फर्स्ट स्टेप विजुअलाइजेशन, अपने आप को विजुअलाइज करो. दूसरा है कंसिस्टेंसी चाहिए. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ लिए, उसके बाद मूड डाउन हो रहा है, जी पढ़ा नहीं जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, बाहर घूमने जाना है, लोगों को देख के टेंशन हो रही है. ठीक है, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, राइट, गॉन. फिर मे बी मोटिवेशन आएगी, 2 दिन और पढ़ लिए, राइट. दिस इज व्हाट इज इनकंसिस्टेंट बिहेवियर. अगर आप डिसाइड कर ही लिया है कि अब तैयारी करनी ही है, मेक श्योर करो कि डेली बेसिस पे आप 6 से 8 घंटे मिनिमम पढ़े. फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग इनटू दिस प्रिपरेशन,
ठीक है, कि धीरे धीरे आपका सेटअप बनना शुरू हो जाएगा, शेड्यूल बनना शुरू हो जाएगा, कितने बजे उठूं मैं, प्रॉपर एक डे को प्लान करो अपने, जितना अर्ली हो सके वेकअप करने की कोशिश करो, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग जो है बहुत माइंड फ्रेश होता है, स्पेशली वर्किंग बच्चे जो हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आपको टाइमिंग वगैरह का इशू रहता है, आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि अर्ली मॉर्निंग एक स्टडी सेशन आप जरूर लगाए, 4 AM और 5 AM अगर आप उठ सकते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। शुरू के दिन में 3 to 4 आवर्स ट्राई करो पढ़ने की, राइट? अगर आपका 9 बजे ऑफिस शुरू होता है तो 8 बजे तक आप एक 3 घंटे का सेशन बना दो। अगर आपका 10 बजे ऑफिस शुरू होता है सो एटलीस्ट 3.5 घंटे पढ़ के फ्रेशन अप होके आप ऑफिस जाइए, ठीक है? दिस इज द मोस्ट फ्रेश टाइम दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ, स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल, क्योंकि पूरा दिन फिर ऑफिस में खज्जल होना है ना? तो बाद में जब आके पढ़ते हैं उतनी एनर्जी नहीं रहती है, 2 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे जितना बेनिफिट मिलेगा, बट अगर सुबह पढ़ के गए हैं 3 घंटे पढ़ेंगे तो 6 घंटे जितना बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल। इवन फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स जो नहीं वर्किंग है, फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है, शांति है, राइट? डिस्ट्रैक्शंस कम है, आपको मैसेजेस कम आएंगे, आपको वीडियोस कम डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जितनी भी फॉर्म की डिस्ट्रैक्शंस है वो मिनिमम रहती हैं इस टाइम पे। रात तक तो पूरा दुनिया जाग रही है, आपको मैसेजेस रात तक खत्म नहीं होते हैं, सो इसीलिए मॉर्निंग में उठते सारे अगर बुक्स और पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। जितने भी आप बच्चे हो, आई वुड एडवाइज कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी शुरू करो। आई नो इट इज डिफिकल्ट, राइट? मैं भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जल्दी उठती थी, बहुत मुश्किल लगती थी, राइट? आई यूज टू प्रे कि गॉड कब वो दिन आएगा कि मुझे 4 बजे 5 बजे ना उठना पड़े, मैं बस 7 बजे तक सो लूं, ठीक है? उसके बाद नहीं, मैं बस 7 बजे तक सो सकूं। एंड यू नो बिलीव मी, आप 7 बजे तक सो के भी अब सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब तो जैसे हमारे प्रिपरेशन डेज ओवर हो गया है, अब वी आर एट लीजर कंपैरेटिवली। जरूरी नहीं है कि हम इतनी जल्दी उठे, आउट ऑफ हैबिट वी कैन, बट अब तो अगर 7 बजे भी उठते हैं तब भी लगता है हे भगवान, थोड़ा सा 8 बजे तक सोने का मौका मिल जाए बस, ठीक है? सो ये माइंड होता ही ऐसा है, राइट? इट विल कीप पुलिंग यू टुवर्ड्स लेजर, लेजर चाहिए, जितना मिल जाए उतना, ठीक है? सो इसीलिए थोड़ा सा पुल करो, एक बार उठने में डिफिकल्टी लगती है, आई नो इट इज नॉट इजी टू वेक अप एट दिस टाइम, एक बार जरूर लगेगा, बट एकदम से जब आप उठ जाए ना, तो यू नो दैट टाइम यू विल स्टार्ट सेटलिंग इनटू इट। 10-15 मिनट लगते हैं एंड बॉडी गेट्स इनटू द सिस्टम, ठीक है? सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप अर्ली मॉर्निंग अपनी पढ़ाई शुरू करें, राइट? आप बिगिनर्स हैं इसीलिए मैं ये सारी डिटेल्स बता रही हूँ, बिकॉज नॉट जस्ट स्टडिंग इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपने प्लानिंग कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजाइजिंग, दैट इज वेरी क्रूशियल। नहीं तो हार्ड वर्क तो इतने बच्चे करते हैं, सबका क्लियर थोड़ी होता है, क्यों? बिकॉज स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क जिसे हम कहते हैं, राइट? सो चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, चाहे 12 घंटे पढ़ो, बट प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है? इसीलिए ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है? सो आपका फर्स्ट स्टडी सेशन मॉर्निंग, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस, ठीक है? जीएस की क्लास जैसे है, स्पेशली जो वर्किंग बच्चे हैं, लाइव भी वो नहीं लगा पाते, वी आर प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी टू वॉच रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो। अगर किसी बच्चे की मिस भी हो जाए, आप रिकॉर्डेड में दोबारा भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसमें, ठीक है? सो आप इस टाइम पे क्लास लगाइए, जो भी टीचर ने नोट्स बनवाए हैं और क्लास के साथ दिए हैं उसको साथी के साथ पढ़िए। 2 घंटे की लेट्स से क्लास हो गई अपनी, ठीक है? 1-1.5 घंटा सेल्फ स्टडी पे उसके बाद आपको लगाना है। सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है, याद रखो, ये आप सबको फॉलो करना है, किसी भी टाइम पे करो, बट ये आपको करना है। जीएस की क्लास समझ लो, आज मेरी क्लास हो रही है, ठीक है? इसमें मैं जितना भी पढ़ाया है, आई विल बी गिविंग यू नोट्स, क्लास के बाद उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? प्लस 1 स्टैंडर्ड बुक वी विल बी फॉलोइंग, ठीक है? अब ये बहुत बड़ी गलती बहुत बच्चे करते हैं, दे जस्ट रीड दी नोट्स जो क्लास में डिक्टेट किए हैं या टीचर ने दिए हैं, राइट? अब देखो, आप पढ़ सकते हैं नोट्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये है कि एक स्टैंडर्ड बुक जब आप साथ साथ में अपने साथ रखते हैं, दिस हेल्प्स यू अलॉट टू बिल्ड द बेस। बुक्स जो होती हैं सिस्टमैटिकली चैप्टर्स को फॉलो करती हैं, आपके हर एक पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। नोट्स में या क्लासेस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ
स्किप हो या आपको समझ ना आए, बट जब आप एक बुक पढ़ते हैं साथ साथ में तो और क्लैरिटी बढ़ती है। वही सेम चीज समझ लो मैंने आज आपको पढ़ाई, ये सेम चीज लेट्स से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, कुछ औरंगजेब का पढ़ा दिया, अब अगर ये सेम चीज आप बुक में जाके पढ़ेंगे अगेन आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा मैम इस तरीके से ये औरंगजेब वाला सिस्टम समझा रहे थे, यहाँ पे डिटेल में इस तरीके से दिया हुआ है। इट इज लाइक री रीडिंग, री रिवाइजिंग व्हाट क्लास हैज ऑलरेडी टॉट यू। ठीक है, खुद से जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें शायद 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लग जाए और समझ भी नहीं आता, बट आप जब क्लास के बाद बुक पढ़ते हैं तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत वैल्यू ऐड करेगी। जो बेसिक्स है वो अच्छे से समझ आएंगे, क्लैरिफाई होंगे, और इसी बुक को आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान दोबारा दोबारा पढ़ेंगे। एंड दीज नोट्स, ये आपका स्टैंडर्ड ऐसे समझ लीजिए, दिस विल बिकम योर द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, क्लास एक बार हो गई, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद आप री रिवाइजिंग री रीडिंग कहां से करेंगे? दिस विल बी द एरिया जहां से आप दोबारा दोबारा उस इंफॉर्मेशन को रेफर करेंगे। ठीक है, इन्हीं चीजों की जो रिवीजन जैसे हम कहते हैं 10-15 बार हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले, इफ यू रियली वांट टू सिक्योर अ गुड रैंक। ठीक है, रैंक 1 आना, 20 आना, 25 आना इज नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं, SDM DSP बनना चाहते हैं, दीज रिक्वायर हाई रैंक्स। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी कोई मतलब आपको सिर्फ क्लियर करना टारगेट नहीं है, बट हाईएस्ट रैंक पॉसिबल अचीव करना भी एक टारगेट रहता है। तो उसके लिए एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हमारी स्टडी की बहुत होनी चाहिए, राइट? सो इन चीजों की 10 से 15 बार जब आप रिविजन कर लेंगे, you will see that you will actually be able to solve questions also, write answers also, right? This is the first thing that you have to do each day. पहले एक स्टडी सेशन लगाओ। ठीक है, हर एक स्टडी सेशन आप 2 से 3 घंटे का रख सकते हैं। जैसे 2 घंटे की क्लास लगाई, फिर 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए बुक्स एंड नोट से, 1.5 से 2 घंटा, राइट? बीच बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर 1 घंटे के बाद आप जैसे 5-10 मिनट का ब्रेक लो, और उस ब्रेक में क्या करना है, जैसे बाहर जाके थोड़ा वॉक कर लिया, ड्रिंक सम वाटर, ट्राई टू थिंक कि मैंने पिछले घंटे में क्या क्या पढ़ा है। इसको एक्टिव रिकॉल या रिविजन भी कहते हैं, राइट? मैंने आपको डिटेल्ड इसका सेशन भी दिया है, रिवीजन करनी कैसे है वो बहुत जरूरी है। आपने मेंटरशिप सेशंस में देखा होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग, रिवीजन और नोट मेकिंग पे मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं। उनको भी थोड़ा गो थ्रू करना, टू नो इन डिटेल कि भाई न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं जब हम खुद कुछ भी पढ़ते हैं। ठीक है, और रिविजन्स कैसे करनी है, दिमाग में कैसे फिट करना है। इतनी इंफॉर्मेशन है, दिमाग में कैसे जाएगी बताओ? बताओ बचपन में एबीसी याद करते थे, कैसे एबीसी याद हुई थी? बताओ महक, अनमोल। व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट वी आर सेइंग। हाँ जी, रिवाइज कर करके दोबारा दोबारा। हाँ बेसिकली। ठीक है, सो आप देखो जब आप छोटे होते थे, नर्सरी प्री नर्सरी किसी भी क्लास में थे, एबीसीडी पूरा साल एबीसीडी ए टू जेड ही चलती रही, और कुछ पढ़ाया था किसी ने? नहीं, एबीसी 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 यही चलता रहता था। एक साल आपने लगा दिया ए टू जेड याद करने में, राइट? तो इसीलिए यहां पे भी आप ये समझो, ये हर सब्जेक्ट की ए टू जेड है जो हर दिन आप पढ़ते रहेंगे। हर दिन फर्स्ट क्लास में आपको ए पढ़ाई जाएगी, समझ लो, सेकंड क्लास में बी, सी, डी, ऐसे ऐसे करके आपका पूरा सब्जेक्ट जो है ए टू जेड कवर होगा। अब अगर इसको दोबारा दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग में कैसे रहेगा? ठीक है, ए टू मैम बी सबसे जाने बड़ी से पहले, प्रॉब्लम ही ये आती है। हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तो वो क्या करते हैं कि दे आर फोकस्ड ऑन सिलेबस कंप्लीशन, कि भाई साडा सिलेबस पहला कंप्लीट हो जाए, बाकी तो सब बाद च देखांगे। उससे क्या होता है कि आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं, पर उससे क्या होता है, पीछे वाला साफ होता रहता है। बी पे पहुंच गए, बट ए का कोई पता ही सता ही नहीं है पढ़ा क्या था। सी पे पहुंच गए, बी का कुछ याद ही नहीं है, 2-4 शब्द मेन याद होंगे। इसकी वजह से आपकी इंटरलिंकिंग भी नहीं बनती, इस टॉपिक की इससे, इस सब्जेक्ट की इससे इंटरलिंकेजेस भी नहीं बनती। सो ये सबसे बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी। आप बाकी सब छोड़ सकते हैं, बट रिवीजन आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपका मन ना करे तो आप चाहे एक दिन में पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, बट अगर रिवीजन का डेली जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, राइट?
मैंने रिवीजन का सेशन दिया है, प्लीज उसको आप डिटेल में देखिए। रिवीजन करनी कैसे है, डेली, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, वीकेंड पे, अगले वीक, राइट। उसका डिटेल्ड 2 आई थिंक सेशंस है या 1 है, वो आपको वॉच करना है। आई वोंट टेक दैट टाइम हेयर, बट रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद आप सेकंड स्टडी सेशन लगाएं जिसमें आप करंट अफेयर्स भी कवर करें, राइट। करंट अफेयर्स के लिए आप सबको क्या करना है, 1 न्यूज़पेपर एवरीवन हैज टू फॉलो। अभी आप बिगिनर हैं, एक न्यूज़पेपर कोई भी ले लो, जैसे पीपीएससी, यूपीएससी, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 ही न्यूज़पेपर्स रेलेवेंट है, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, और ये दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी ले लो, कोई इशू नहीं होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों न्यूज़पेपर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर ही देते हैं। आज अगर ये करेगा उसके बारे में बात, कल या परसों ये भी करेगा, ये अगर आज नहीं की है तो, ठीक है। बट ये दोनों ही करने हैं। अब कई बच्चों को इनकी इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगती है, आई एग्री विद यू, इंग्लिश इज वेरी वेरी डिफिकल्ट है। आपको 1-2 महीने तो वोकैबुलरी बनाने पे लग जाएंगे। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, 10-12 साल अब तो हो गया आराम से, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, तो पहले मैंने न्यूज़पेपर शुरू किया, वर्ड्स ही नहीं समझ आते थे, सेंटेंस ही नहीं समझ आते थे, हो क्या रहा है ना। हम वैसे भी पंजाब साइड से है, पंजाबी अपनी मदर टंग है, इतना कोई उस टाइम पे ट्रेंड तो है नहीं था इंग्लिश में बातचीत करने का। अब तो चलो फैशन स्टेटमेंट बन गया है, एंड वी इन स्कूल्स आल्सो इट इज प्रमोटेड अ लॉट। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उसी स्कूल में हम बच्चों को भी डालते हैं, बट उस टाइम पे वी आर नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो कॉन्सेप्ट तो बाद में समझ आएगा, पहले उन्होंने लिखा क्या है ऐसा ना, है ना, वो समझ आ जाए, यही बड़ी बात होती थी। सो इनिशियली आई डिसाइडेड कि भाई पहले तो ये वर्ड्स सीखने हैं, ये क्या क्या रहा है, कोलैबोरेट, ऑस्टेंटेशियस, द ये 2 न्यूज़पेपर आप स्पेशली जब पढ़ोगे, सो ऐसे ही लगता है कि ये कहाँ से आ रही है भाषा, काइंड ऑफ। सो अगर इनिशियली आपको भी ऐसा फील हो कि भाई लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है कि ये चल क्या रहा है, सो टेंशन नहीं लेनी है। 1-2 महीने आपको आराम से लग जाएंगे टू गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज, द वोकैबुलरी दैट दीज न्यूज़पेपर्स आर यूजिंग। ठीक है, 1-2 महीने आप कुछ मत करो, जस्ट सिंपली रीड, जो भी नए वर्ड्स लगे, नए फ्रेजेस लगे, उनको आप डिक्शनरी में चेक करते रहो। ठीक है, सो शुरू करते ही ऐसा नहीं है कि सब समझ आने लग जाएगा, किसी को भी नहीं आता। पहले तो इंग्लिश ही नहीं समझ आएगी, कॉन्सेप्ट अभी कोई पढ़ा नहीं है, इजराइल की बातें करेंगे, वो ईरान की बातें करेंगे, यूएस में डिफ्लेशन की बातें करेंगे, यूएस नहीं पता कहाँ पे है मैप में, उसकी डिफ्लेशन कहाँ से समझ आएगी। दैट इज वेरी कॉमन, उसकी वजह से टेंशन नहीं लेनी है, बट ये है कि हर रोज पढ़ना जरूर है, राइट। स्टार्टिंग करते हुए आप 1 आवर ले आराम से लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने में। स्पेशली मैंने न्यूज़पेपर वाली वीडियो आपको अपलोड की है कि न्यूज़पेपर में से कौन से एरियाज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, सो फ्रंट पेज एक तो पढ़ो, एक एडिटोरियल, इंटरनेशनल वाला पेज आता है, वो थोड़ा थोड़ा रीड करने की कोशिश करो। ठीक है, सो ये बिगिनर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, ताकि आप एक तो इंग्लिश वोकैबुलरी में इंप्रूव करें। आपको अल्टीमेटली आंसर्स और एसेस भी इंग्लिश में ही लिखने हैं। इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर रीडिंग, राइट। सो सारी प्रेपरेशन में आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। आई नो कि मंथली मैगजीन्स वगैरह आती हैं, वो आप बाद में एड ऑन करेंगे, बट न्यूज़पेपर पढ़ना आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। डेली 1 घंटा तो आपको देना है। अभी भी आप देखो पेरेंट्स कितना पुश करते हैं बच्चों को कि भाई अखबार पढ़, वो किसी लिए करते हैं, इसीलिए इंग्लिश एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। आपके आंसर्स और एसेस तभी अलग बनेंगे जब आप खुद का ब्रेन डेवलप कर रहे हैं। मंथली मैगजीन्स आपको चीजें कंपाइल करके देंगी, बट एक पर्सपेक्टिव बनाना, अपनी खुद की सोच बिल्डअप करना, वो धीरे धीरे होता है इन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू। आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज के व्यूज पढ़ते हैं सेम टॉपिक पे। ठीक है, कोई कहेगा कि विमेन को बाहर जाके काम करना चाहिए जी, कोई कहेगा कि नहीं करना चाहिए, घर में बच्चे बूढ़े रुल जाते हैं, या विमेन पे खुद पे प्रेशर बढ़ता है, घर भी संभालो बाहर भी करो। ठीक है, सो आपको ये वेरिड पर्सपेक्टिव्स कैसे मिलते हैं, जब आप अखबार रेगुलरली पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के, स्कॉलर्स के, एम्बेसडर्स के, मिनिस्टर्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स पढ़ते हैं एक टॉपिक के बारे में, राइट। सो ये आज मैं कह रही हूं, आई वोंट रिपीट इट अगेन, आप सब
यू नो जिम्मेदार बच्चे हैं, जो मैं यहाँ कह रही हूँ दैट इज एक्चुअली व्हाट वर्कड फॉर मी एंड इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। हर रोज 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ही। सबसे ज्यादा टाइम इस पार्ट पे जाना चाहिए। दिस इज द एरिया जहाँ पे व्यूज प्रेजेंट किए जाते हैं एक्चुअली। अच्छे बुरे गलत सही वो अलग बात है, बट सारी थिंकिंग कैपेसिटी हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ से डेवलप होता है। और यही पे सबसे डिफिकल्ट है पढ़ना। ठीक है, जब मैंने भी शुरू किया था सारी क्राइम श्राइम की खबरें पढ़ के बढ़िया बंद कर देते थे न्यूज़पेपर, ये पेज कभी भी नहीं पढ़ते थे। सबसे ब्लैक पेज, सबसे ज्यादा कंटेंट वाला पेज यही पेज है, वो 2 मिडल वाले जो पेज होते हैं हर अखबार के। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज दैट यू हैव टू रीड। ये 2 पेजेस आप रेगुलर बेसिस पे पढ़े, यू विल सी लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज ऑल्सो, वेरियस इश्यूज इन द कंट्री एंड इवन द वर्ल्ड। ठीक है, सो सेकेंड सेशन डेली आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। अभी के लिए 1-2 महीने आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद आप मैगजीन्स भी ऐड ऑन करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए जितने भी कंप्लीट बिगिनर्स हैं प्लीज सिर्फ न्यूज़पेपर से शुरू कीजिए। ठीक है, बाद में हम भी मैगजीन्स आपको देंगे हर मंथ की, तो वो मंथली मैगजीन्स आप पढ़ना शुरू करेंगे। राइट नाउ ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद भी वैसे दिन में बहुत टाइम आपके पास बचता है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, जीएस का दूसरा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वी विल बी स्टार्टिंग पैरेलल क्लासेस आल्सो। एक जीएस का सब्जेक्ट लेट्स से मैं ले रही हूँ, एक आपका जीएस का कोई दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, ताकि आपका टाइमली वे में सिलेबस कंप्लीट हो। राइट, अब कई बच्चे जो हैं वो यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक एडिशनल सब्जेक्ट दैट इज ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना होता है। राइट, जैसे लेट्स से कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, राइट, पब एड ऑप्शनल है, कोई मैथ्स ऑप्शनल है, एनीथिंग यू हैव टू स्टडी। 500 नंबर का ये पेपर आता है। सो ये भी बच्चे ऐड करेंगे, बट अभी नहीं। राइट, इनिशियली आपको जीएस पे फोकस रखना है। जीएस का सिलेबस और वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको जब आप ऑलमोस्ट 50% कर लेते हैं देन मूव ऑन टू ऑप्शनल। अभी के लिए ऑप्शनल पे आप किसी को भी जंप नहीं करना है। ठीक है, आप हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं ना, तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, किस में इंटरेस्ट बन रहा है, किस में रिटेंशन पावर मेरी ज्यादा बन रही है। उसको एज अ ऑप्शनल आप चूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाहर कोई भी ऑप्शनल चूज करते हैं देन टेक टाइम टू डिसाइड। कई बच्चों ने तो देखो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी होती है, लेट्स से उनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट भी है, अच्छा भी है उनका मैथ्स, और पूरी लाइफ लेट्स से 10th से लेके वो ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़े हुए हैं, तो वो मैथ्स ले लेंगे। या सेम आपने ज्योग्राफी आपको बहुत पसंद है, आपने आर्ट्स वगैरह में भी ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको इंटरेस्ट भी है, देन यू कैन गो ऑन विद ज्योग्राफी। ठीक है, अदरवाइज इफ आपका लिंक नहीं है किसी सब्जेक्ट से, सो थोड़ी देर रुकिए, जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। राइट, सो अभी के लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी एवरी डे शुड बी दीज 2 पार्ट्स। ये दोनों आपको रेगुलरली करने हैं। द वर्ड दैट आई सेड कंसिस्टेंटली या कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंट मतलब डेली डेली करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मूड अप हो चाहे डाउन हो। मूड स्विंग्स तो आपके चलते ही रहेंगे। हर दूसरे दिन लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है, मुझे तो ज्यादा सोना है, मुझे तो खेलना है, मुझे तो घूमने जाना है, हर दिन लगेगा। बट नहीं, 4 घंटे इसको जो डिवोट करने हैं करने ही है, 1-2 घंटे इसको जो डिवोट करने हैं करने ही है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा धीरे धीरे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। अभी के लिए यहाँ से शुरू करो, फिर हम जीएस आपका वैसे भी शुरू करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स, तो तब आप पैरेलली और घंटे बढ़ा के अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। अब इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ मैं सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं चाहे यूपीएससी का, राइट, दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। राइट, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कई बार मैं बच्चों से मिलती हूँ, पूरे बैचेस कवर हो गए, बट उनको ये नहीं पता कि ये मेंस होता क्या है। ठीक है, सो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर आज की क्लास में समझ लो,
कल फुल ऑन हिस्ट्री के साथ हम शुरू करेंगे। आज जितने भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स है ना आपके, सब पूछ लो अगर आपको नहीं पता। जैसे हमने भी जब शुरू किया था ये पता था कि आईएएस बनना है, आईएएस की फुल फॉर्म क्या है वो नहीं पता थी। आपको पता है आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, या यूपीएससी के अंडर कितनी सर्विसेज में आप सिलेक्ट होते हैं, कोई बता सकता है? एनी ऑफ दीज यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। बताओ यूपीएससी में कितनी इंटरनेट पे मत चेक करना, don't be smart to check on internet and then answer, just if you know आईएएस आईपीएस आईएफएस और पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं बताओ, दोनों के बारे में बताओ। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी दोनों को टारगेट रखो, अभी यू विल गेट टू नो ऑल्सो व्हाई। पहले मुझे ये बताओ सर्विसेज कौन सी है इसमें, ये जो आप एग्जाम देना चाहते हैं इन्हें हम सिविल सर्विस कहते हैं। एक होती है मिलिट्री सर्विस, एक होती है सिविल सर्विस। मिलिट्री जब आप आर्मी एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करते हैं बेसिकली, सिविल सर्विसेज जब आप नॉर्मल सर्विसेज में। ठीक है, बताइए। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और बीडीओ एटसेट्रा, राइट। सो आप देखो 3-3 4-4 ही बता पा रहे हो। यूपीएससी में लगभग 23 सर्विसेज के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। पीसीएस का वैकेंसीज पे ऑल्दो डिपेंड करता है, हर साल हर चीज के लिए वैकेंसी नहीं आती है, बट जैसे आपने बताया एसडीएम, ठीक है, जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप समझिए सारी एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, कुछ भी होता है एसडीएम के थ्रू होके जाता है। डीएसपी यानी कि पुलिस का हेड, राइट। सो पुलिस में जो भी मैनेजमेंट है, पर्सनाले हैं, वो सब इसके अंडर हैं। तहसीलदार किससे रिलेटेड होता है? प्रॉपर्टी मैटर से, लैंड मैटर से, ऑल ऑफ दैट प्रोसेसेस आर हैपनिंग थ्रू इट, ठीक है। बीडीपीओ या बीडीओ भी हम इसे कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ठीक है। हमारे जो ये होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट्स, वो आगे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं, फिर विलेजेस स्टार्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ये डिविजन्स होती हैं, राइट। सो यहाँ पे इस लेवल पे जो वर्क करता है उसको बीडीपीओ कहते हैं या बीडीओ। पंचायत सीरीज फेमस है, कल नया सीजन भी आ गया, आपने देखी होगी। यू कैन वॉच दिस सीरीज इन योर फ्री टाइम। मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, नॉलेज वाली मूवीज वगैरह जरूर देखें फ्री टाइम में, तो रिफ्रेश भी हो जाता है बंदा, और जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं वो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखता है तो ज्यादा रिलेटेबल बनता है, ठीक है। पंचायत के प्रॉब्लम्स आपको बहुत समझ आएंगे अगर आप ये पंचायत सीरीज देखें, ये अच्छी सीरीज है, ठीक है। कैसे लोकल लेवल पे कोई अवेयरनेस नहीं है, बीडीपीओ कोई सर्व नहीं करना चाहता, इनके पास ना पावर है ना सैलरी है ज्यादा, व्हाई वुड एनीवन वांट टू बी डूइंग सो मच वर्क इन अ, रहना भी उनको बैकवर्ड काइंड ऑफ इलाकों में पड़ता है, विलेज लाइक इलाकों में पड़ता है। सो ऐसे ऐसे पर्सनल लेवल के इश्यूज, प्रोफेशनल लेवल के इश्यूज, बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ बीडीपीओ, लेबर इंस्पेक्टर, ईटीओ, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारी, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी, अगर वैकेंसी हो तो इतनी सारी पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। डीएसपी भी 2 टाइप के होते हैं, डीएसपी नॉर्मल और डीएसपी जेल, राइट। जेल वाला काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, लोग कम प्रेफर करते हैं, वो सब बाद में देख लेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है जी। इसके बाद यूपीएससी में जैसे मैंने कहा बहुत सारी सर्विसेज हैं। आईएएस आपको पता है, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो आईएएस लोग ही डील करते हैं। पुलिस का हेड हमेशा आईपीएस होता है। रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, टैक्सेशन से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, नारकोटिक से रिलेटेड जितने भी केसेस हैंडल करने हैं ये लोग करते हैं। इसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, ठीक है। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, ठीक है। उसका प्री यूपीएससी के साथ सेम होता है बट उसका मेंस का एग्जाम अलग होता है। आई वुड एडवाइस यू टू राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। प्रिपरेशन इन सब में सेम ही है ऑलमोस्ट, ऑप्शनल का फर्क है बेसिकली, बाकी सब सेम है, तो इसलिए सभी एग्जाम्स दो।
IFS फॉरेन, अगर आप फॉरेन में सर्व करना चाहते हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स वगैरह लोग बनते हैं धीरे धीरे करके, वो IFS ऑफिसर तक ही लोग ही होते हैं जो IFS बनेंगे, वही अल्टीमेटली एम्बेसडर वगैरह बनते हैं। ठीक है, अब आपके एस जयशंकर साहब जो हैं, ठीक है, ही वाज एन IFS ऑफिसर ओनली। पहले वो बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एन एम्बेसडर एंड अदर पोजीशंस, और अब वो हमारे मिनिस्टर हैं, MP हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, राइट। सो दैट इज देयर। अब इसके बाद भी देयर इज लाइन ऑफ सर्विसेज दैट इज देयर, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड पोस्ट है। फिर पोस्टल सिस्टम को मैनेज करना, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ICAS सिविल अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, डिफेंस के जो सिविल एरियाज को मैनेज करने के लिए अलग ऑफिसर्स होते हैं, राइट। सो ये सारे ऑफिसर्स, ऐसी बहुत सारी और पोस्ट हैं पौंडीचेरी सर्विसेज में, दिल्ली सर्विसेज में, इसी के पेपर के थ्रू सिलेक्शन होती हैं। पौंडीचेरी और दिल्ली दो ऐसी सर्विसेज है जिसकी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की सिलेक्शन यहीं से होती है। तो आपके पास पोस्ट काफी रहेंगी टू चूज फ्रॉम, ऑल्दो हमारा टारगेट तो ऑब्वियसली यहीं तक रहता है। मोस्टली वी ऑल आर वर्किंग हार्ड, राइट, टू सिक्योर एनी ऑफ दिस जॉब्स, जो सबसे ड्रीम जॉब होती है। बट बाकी जॉब्स भी अच्छी हैं, उनमें वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा रहता है, इनमें वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पावर चाहे आपकी ज्यादा हो बट वर्क स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। कोई नेशनल हॉलीडे आपके लिए हॉलीडे नहीं होती है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होती है। आई एम जस्ट फेमिलराइजिंग यू, डरना किसी चीज से नहीं है, वी कैन डू एवरीथिंग, जो एक बार ठान लिया वो सब हो जाएगा। आई एम जस्ट फेमिलराइजिंग यू टू व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। आपको पता तो होना चाहिए, जैसे मैंने कहा हमें तो IAS की फुल फॉर्म नहीं पता थी, राइट, मे बी मोस्ट ऑफ यू आल्सो डोंट नो, IPS की फुल फॉर्म नहीं पता थी, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि हम किस चीज के लिए किस में हाथ डाल रहे हैं, राइट। सो दे विल गिव यू लॉट ऑफ सोशल प्रेस्टीज, बहुत पावर रहेगी आपके हाथ में। सेम इज विद दीज ऑल्सो। ये हाईएस्ट पोस्ट हैं, ये कंट्री की हाईएस्ट पोस्ट, ये स्टेट की हाईएस्ट पोस्ट, राइट। सो पावर एंड प्रेस्टीज विल बी ह्यूज विद यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी आपकी। ऐसे समझो लाखों करोड़ों लोग आपके एक सिग्नेचर पे, आपके एक डिसीजन पे डिपेंड करते हैं उनकी लाइफ, ठीक है। सो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो रिलैक्सेशन का उतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे आपके लिए। मोस्टली कोई छुट्टियां वुट्टियां नहीं होती हैं। आप कहें कि जी गांधी जयंती है, जी इंडिपेंडेंस डे है, आपके लिए वो सबसे ज्यादा वर्क का डे है, क्योंकि बाकी लोग छुट्टी मनाएंगे, आपको इंश्योर करना है कि वो छुट्टी मनाते मनाते अपने आप को या किसी और को हार्म ना कर दे, ठीक है। आप न्यू ईयर पे देखेंगे बेचारे जो पुलिस वाले होते हैं वो डंडे मार मार के बच्चों को भगा रहे होते हैं। कई कई सिटीज ऐसे है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में आप जाएं न्यू ईयर पे, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट सेलिब्रेट करते करते लिमिट्स भी तो हम भूल जाते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सो वो सब कौन हैंडल करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, ठीक है। सो दीज सर्विसेज आर गिविंग यू व्हाट यू वांट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। बाकी सर्विसेज में ये होता है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बेटर रहता है, 9 to 5 जॉब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो इतना इजी नहीं है कंपैरेटिव वे में, दे कैन बी गिविंग यू बेटर बैलेंस, राइट। सो इन सब चीजों के लिए आपको अब वर्क हार्ड भी करना है। अगर आप कंट्री में हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं, स्टेट में हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोचे कि जी पीनट्स खा के आ जाएंगे ऑफिस में, चाय पी के आ जाएंगे, नहीं। यू हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही है जो आप में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसीलिए ये प्रोसेस इतना टीडियस होता है, ताकि आप में वो पेशेंस, आप में वो कैपेसिटी डेवलप हो कि आप इन पोस्ट पे सर्व कर सके। हर कोई ये नहीं कर सकता, ठीक है। दीज आर डिफिकल्ट, दिस इज द की। ये बिल्ड करने के लिए आपको ये टीडियस प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो ऑलमोस्ट 1 year तक चलता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टू मेक श्योर दैट यू हैव दैट इनसाइड यू कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए समझो कि ये एग्जाम नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको ऑफिसर कन्वर्ट करने में मदद करेगी, ठीक है। ऑफिसर भी जब बन जाओगे तब ये थोड़ी कहोगे ओ मैम मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा, ओ मैम मेरे से तो नहीं हो रहा। तब आपको सब वे सोचना पड़ेगा। आप IPS ऑफिसर है या DSP हैं,
आपके सामने टेररिस्ट आके खड़ा हो गया तो क्या कहोगे? नहीं जी, मेरी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी टेररिस्ट को डील करने के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके सामने चैलेंज आएगा, यू हैव टू टेक दैट चैलेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो वही एटीट्यूड अभी आपको रखना है प्रेपरेशन के दौरान। प्रेपरेशन के दौरान भी आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि भाई जी मेरे से तो ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे से तो नोट्स नहीं बन रहे, मेरे से तो रिवीजन नहीं हो रही। तो आप रो नहीं सकते कि जी मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन? सॉल्यूशन। इस चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है? जैसे अगर टेररिस्ट सामने आके खड़ा हो गया, आप भाग नहीं सकते। यू हैव टू थिंक कि भाई मैं इसको अब कैसे मैनेज करूं जब तक सपोर्ट सिस्टम नहीं आता। इवन इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड, ठीक है, आप मुंबई अटैक्स की अगर कहानी पढ़ें, अशोक कामते नाम के एक बहुत फेमस ऑफिसर हैं, उनकी आप स्टोरी जरूर पढ़िएगा। ही इज अ नॉर्मल पुलिस ऑफिसर। और अगर आप देखें ना, पुलिस की टेररिज्म से रिलेटिंग ट्रेनिंग नहीं होती है डेडिकेटेडली। टेररिज्म के लिए वी हैव अदर फोर्सेस दैट आर ट्रेन्ड टू डील विद टेररिस्ट इफ सम सिचुएशन हैपेंस, ठीक है। सो अशोक कामते वाज एन आईपीएस ऑफिसर। बॉम्बे में जब फर्स्ट टाइम ऐसे टेररिस्ट आए थे, बहुत बड़ा अटैक हुआ है इंडिया में तो ही वाज इन्फॉर्म्ड कि भाई टेररिस्ट का इंग्रेशन है, so obviously he has to take charge, he is a IPS officer, ठीक है। सो बहुत लोगों ने उसको मना किया कि प्लीज वेट, जब तक टेररिस्ट फोर्सेस नहीं आ जाती यू शुड नॉट गो ऑन द ग्राउंड, बहुत रिस्क है, राइट। सो ही सेड कि भाई मेरा तो जॉब ही ये है, राइट, लोगों को प्रोटेक्ट करना, राइट, रिस्क उठाना, टेररिस्ट को फेस करना। अगर मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ही वेंट ऑन द फील्ड डिस्पाइट पीपल सेइंग डोंट गो जब तक ट्रेन्ड फोर्सेस नहीं आती हैं। ही सेड कि मुझे डिफेंड करना है, जब तक एडिशनल फोर्सेस नहीं आती हैं मैं और मेरी टीम डिफेंड करेंगे। एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ आल्सो देयर सर्विंग फॉर द पीपल। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड you have to build. You cannot bend down in front of the challenges. You have to be a solution finder कि एक इशू आया है सामने, इसके लिए ये हमें करना ही करना है, ठीक है। सो ये सब बातें आज शायद में भी आपको उतनी स्ट्राइक ना करे, बट जैसे आप प्रिपरेशन में डीप जाते रहेंगे, महीना 2 महीना, चैलेंजेस, आपका मूड स्विंग्स, स्ट्रेस लेवल्स बहुत इंक्रीज होंगे, तब ये बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है। सो ये याद रखो, चैलेंजेस ऑल थ्रू द जर्नी रहेंगी, बट आपको एक फाइटर एटीट्यूड रखना है कि भाई मैं एक ऑफिसर बनने वाला हूं, जब मैं ऑफिसर होऊंगा सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे चैलेंजेस तो मेरे पास हजारों होंगे, घर पे बच्चे रो रहे होंगे, बीवी कहेगी मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, ऑफिस में आपको पता नहीं है मिनिस्टर दिमाग खा रहा है, उधर से लोग कह रहे हैं हमें बेनिफिशियरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं पीडीएस के, किसको हैंडल करोगे? तब रोओगे थोड़ी कि मैं इतना कुछ कैसे करूं, नहीं ना, यू विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी भी यही करना है। एग्जाम की प्रेपरेशन के दौरान यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, कभी ये नहीं समझ आएगा, कभी वो नहीं समझ आएगा, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। और उस लाइफ में और अब की लाइफ में क्या फर्क है, स्टूडेंट और ऑफिसर लाइफ में? एज स्टूडेंट्स यू हैव अस, मी, अदर टीचर्स, वी विल बी एक्टिंग एज योर मेंटर। आपको जब भी कोई इशू हो आप हमसे डिस्कस करो कि भाई ये इशू आ रहा है मैम, इस तरीके से इसको कर सकते हैं या इसका कोई सॉल्यूशन है, दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग करंटली, मेरे से नोट्स नहीं बन रहे हैं या रिविजन नहीं हो रही है या मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक हो रहा है या नहीं। सो यू हैव मेंटर्स एज अ स्टूडेंट, वी एज मेंटर्स विल बी गाइडिंग यू कि ठीक तरीके से कैसे करना है, राइट। उसके बाद यू विल बी सेट फ्री टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो कोई भी इशू आए उसके लिए घबराना नहीं है, जस्ट टॉक विद अस कि भाई ये इशू आ रहा है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ये चीजें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट हाँ, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दिस। अब इनमें हमें स्टेप्स का भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ये तो सर्विसेज के बारे में हो गया जो आप इन एग्जाम्स के थ्रू एस्पायर कर रहे हैं। ये स्टेट और कंट्री की हाईएस्ट सर्विसेज हैं जिसके लिए आप लोग अभी ये एग्जाम्स दे रहे हैं। अब दोनों ही पेपर्स में ये 3 स्टेजेस होंगी। प्रीलिम्स दोनों का सेम है, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, दोनों में सीसैट क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग परसेंटेज अलग अलग है, राइट। देन मेंस में आप आएंगे, मेंस में आपके 3 टाइप के पेपर, 3-4 टाइप के पेपर है। लैंग्वेज पेपर्स, ठीक है, पीसीएस में इंग्लिश और पंजाबी का पेपर होता है, 100 नंबर का, उसके मार्क्स जुड़ते हैं।
जबकि यूपीएससी में क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज पेपर्स होंगे बट जस्ट आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, उसके मार्क्स आपकी रैंक नहीं डिसाइड करते, राइट? यहाँ पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, ठीक है? सो ये लैंग्वेज पेपर आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, बट लेटर स्टेजेस पे। दिस इज नॉट योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका होगा जीएस पेपर्स, ठीक है? दिस इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन और सिलेबस ऑल्सो। 4 पेपर होते हैं आपके, जीएस 1, 2, 3, 4। 1 में आता है बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी पार्ट। 2 में आता है आपका पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस पार्ट, राइट? ये दोनों एग्जैक्टली सेम है यूपीएससी और पीसीएस में। 3 और 4 में थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है? बट उनके जो सब्जेक्ट्स है वो मैं पीसीएस के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। पहले इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं पीपीएससी में। यूपीएससी की अगर बात करें, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी इसमें ऐड हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दी सब्जेक्ट नेम्स ऑल्सो, ये आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर स्टेजेस पे, ठीक है? ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक एक करके कवर करने हैं, राइट? यूपीएससी में यहाँ एक फुल फ्लेश्ड एथिक्स का पेपर होता है, ठीक है, विच इज नॉट सो इन पीसीएस। अब अगर आप पीसीएस में देखें डिफरेंस, ये जो साइंस एंड इन्वायरमेंट है वो यहां आ जाएगा, 2 सब्जेक्ट्स। जो एथिक्स का पोर्शन है ना वो थोड़ा थोड़ा ही है पीसीएस में, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 1-2 क्वेश्चन गवर्नेंस एंड एथिक्स पे आते हैं। सो डिटेल्ड एक पूरा फुल फ्लेश्ड पेपर नहीं है पीसीएस में। और एथिक्स इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, काफी स्कोरिंग भी होता है अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है? सो दैट इज द मेन डिफरेंस। और यहाँ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आएंगे पीसीएस में। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली मींस, जैसे अभी मैंने सिचुएशन दी थी, लेट्स से आई टेल यू कि भाई आप एक पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस है, एसटीएम है या डीएसपी है एक जगह के, और आपके सामने आपको पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में कोविड के केसेस फैल रहे हैं, ठीक है? और आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक पैसेंजर जो है वो चाइना से होके आया था, जहां पे ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है कोविड के चलते। नाउ व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड इन योर डिस्ट्रिक्ट और योर सब डिस्ट्रिक्ट और योर एरिया? तो आप क्या करेंगे? ऐसी एक प्रॉब्लम आपके सामने रख देंगे एंड यू हैव टू प्रोवाइड स्टेप वाइज सॉल्यूशन कि भाई मैं ऐसे ऐसे करेंगा। मोस्टली रियलिस्टिक सॉल्यूशंस यू हैव टू प्रोवाइड, राइट? तो इसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन एज सच नहीं करनी पड़ती है। जितना भी आप जीएस पढ़ते हैं दैट बेसिकली गेट्स इम्प्लीमेंटेड हेयर। आपने सब चीजें पढ़ ली, आपने सारे प्रॉब्लम्स पढ़ ली अपनी कंट्री की, दुनिया की, अब आपको उसके सॉल्यूशंस यहाँ पूछे जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है? सो इसका ऐसे कुछ एज सच आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, ये आपकी सारी नॉलेज बाकी स्टडी की यहाँ काम आती है, ठीक है? सो ये क्लियर है, जीएस के पेपर्स ये आपको प्रिपेयर करने हैं बोथ पीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए, राइट? इसके बाद आता है आपका एसए पेपर, ठीक है? दोनों में पीपीएससी और यूपीएससी में ऐसे पेपर होता है, जस्ट वेटेज वगैरह का डिफरेंस है। यहाँ 150 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ 250 का एसए का होता है। यहाँ 2 एसए आते हैं, यहाँ 3 एसए है। सो कंपैरेटिवली दिस इज एन इजियर थिंग एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स भी एक्चुअली यहाँ डिफिकल्ट दिए जाते हैं, यहाँ कंपैरेटिवली इजी दिए जाते हैं, राइट? अब एसए की प्रेपरेशन भी आपकी पहले नहीं होगी जब तक आपका जीएस सारा कवर नहीं होता। यू कैन नॉट राइट एसए। एसए तो ऐसे समझ लो कि आपको अपनी पूरी नॉलेज आपको एसए में प्रेजेंट करनी है, तो वो नॉलेज बिल्डअप होने के लिए पहले ये सब्जेक्ट तो कवर हो, तभी नॉलेज इसमें रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? सो एसए के लिए भी एज सच सेपरेटली आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, बट यू शुड लर्न ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन एसए। सो ऐसे भी जीएस के बाद ही आपको उठाना चाहिए, नॉट तुरंत ही ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? 6-7 months into preparation then essay will start coming up, ठीक है? these are there. लास्ट बचता है ऑप्शनल विच इज देयर इन यूपीएससी बट नॉट इन पीपीएससी। 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है यूपीएससी में, नॉट देयर इन पीपीएससी। इसीलिए पंजाब पीसीएस इज अ कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम, बिकॉज ये बहुत बड़ा सिलेबस है जो हमें यूपीएससी में कवर करना होता है बट पीसीएस में नहीं, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको
यूपीएससी नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज डू. डाइवर्सिफिकेशन होती है ऑप्शन की. यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है. टाइमलाइन शेड्यूल्ड कैलेंडर रहता है. आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि आप दोनों एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करें. अगर आपकी एज लिमिट वगैरह का इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीसीएस में तो बहुत एज रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पे लिमिट रहती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे यूपीएससी नहीं दे पाते हैं जो लेट स्टेज पे शुरू करते हैं. देन यू कैन स्किप यूपीएससी क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है. अदरवाइज अगर आपकी एज 30 से कम है, 32 से कम है, यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ टुगेदर, क्योंकि ये सारा पार्ट आपका सेम ही है. सिर्फ दिस इज वन सब्जेक्ट जो एक्चुअली ज्यादा पढ़ना तो पड़ेगा, बट वही है ना कि आपके ऑप्शंस भी एक्सपैंड हो रहे हैं. आप सिर्फ एसडीएम डीएसपी तहसीलदार के लिए एस्पायर नहीं कर रहे, अब आप आईएएस आईपीएस आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विसेज अलग सर्विसेज है, उसको भी दे सकते हैं. ठीक है. एंड इवन यूपीएससी में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक अपीयर होते हैं उनके लिए पीएसयू के ऑप्शंस भी गवर्नमेंट खोल देती है, तो आप पीएसयूज में भी अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट डायरेक्टली थ्रू इंटरव्यू यू आर टेकन इनटू वेरी गुड जॉब्स जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है. ठीक है. सो अगर आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस कि आप ग्रेजुएशन वगैरह करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट बोथ द एग्जाम्स. ठीक है. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बट दैट विल रिवॉर्ड यू ऑल्सो. ठीक है. सो दैट इज देयर. एंड अब उन बच्चों के लिए भी मैं कह देती हूँ जो सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं फॉर ऑल देयर रीजंस, ये कभी मत सोचो पीसीएस के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर होते हैं. दैट आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली. ऐसे भी थोड़ा इजी है, क्वेश्चन की टाइप भी इजी होती है, फ्रेमिंग भी इजी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम इजी है. वाई? अब ये कैसे है बताओ? क्वेश्चंस इजी है तो एग्जाम इजी होना चाहिए. वाई आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है, बताओ? सोचो. मैम यूपीएससी में कंसेप्चुअल ज्यादा होते हैं. तो फिर वो तो मैं यही कह रही हूँ ना कि पीसीएस अगर इजी है तो एग्जाम क्रैक करना भी इजी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. आई एम सेइंग व्हाई सो. यहाँ कोई यू आर सेइंग ये लेस कॉन्सेप्चुअल है, लेट्स से ये इसमें क्वेश्चंस इजी आते हैं, एसेज इजी आते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इजी होती है, फिर भी इसको क्रैक करना इजी नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. व्हाई? पोस्टर नहीं काटे मैं मेरे ਵਿੱਚ ठीक है. पोस्ट आप कह सकते हैं यूपीएससी में भी इतनी नहीं होती है. अगर आप कैटेगरी वाइज देखें यूपीएससी की भी इतनी भी कोई बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं होती है. मेन रीजन है कंपटीशन. कंपटीशन, आपका कंपटीशन सेम ही रहेगा इधर भी. पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ भी रहेगा जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि जी मैं जी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप तो थोड़ा थोड़ा कर लांगे, हो ही जाना है. बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहती है. आई वॉन्ट यू टू कीप दिस इन माइंड कि पीसीएस को क्रैक करना भी इट इज नॉट ईजी. अल्टीमेटली आपकी फाइट तो इन्हीं बच्चों के साथ है जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं. सारे जेडे यूपीएससी प्रिपेयर करते हो तो पीसीएस देंगे देंगे. अब दे स्टेट दाओ क्यों नहीं देंगे? व्हेन दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ लार्जर सिलेबस, व्हाई विल दे नॉट गिव एन एग्जाम विद अ स्मॉलर सबसेट ऑफ द सिलेबस? ठीक है. सो इसीलिए द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, यू डू नॉट हैव टू थिंक कि भाई पीसीएस तो साडा हो ही जाना है, राइट? पीसीएस भी नहीं हुंदा है इजीली, क्योंकि आ सारा बिग जेड़ा कंपटीशन है ये इत्थे भी साडे नाल कंपीट करदा है. If you see the list of the PCS toppers also, majority of them have been UPSC aspirants. I myself am the example. कुछ exceptions nu chhad ke majority of the toppers that you will see in the list, they all have been UPSC aspirants and they cracked the PCS examination as well while preparing for UPSC. So जस्ट ये है कि लाइटली नहीं लेना है सोच के कि भाई ये तो जी इजी है. बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहती है, स्पेशली जो एज में थोड़े बड़े होते हैं, उनको लगता है कि पीसीएस तो साडा निकल ही जाना है, राइट? सो उतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है. ठीक है. कंपटीशन की बात है, करने को तो आप कोई भी एग्जाम कर सकते हो. बात ये है कि हजारों लाखों लोग आपके सामने बैठे हैं, उनके स्कोर को बीट करना, आधे आधे नंबर से बच्चे रह जाते हैं. तो ऐसा थोड़ी है कि आप नलायक और वो होशियार है जिसका आधा 1 2 या 5 10 नंबर भी ज्यादा आगे, इतने से थोड़ी फर्क पड़ता है. द थिंग इज लिमिटेड पोस्ट,
बट लाखों एस्पिरेंट्स आर देयर एंड दैट इज ट्रू फॉर बोथ। और यहाँ वो लोग भी compete कर रहे हैं जो ज्यादा पढ़ चुके हैं आपसे बेसिकली, ठीक है। अगर आप PCS ओनली एस्पिरेंट है, आपकी ये नॉलेज तो नहीं बन पाई है ना, इसको, इस इंसान को इसकी भी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आपसे थोड़ी एज तो रहेगी। तो इसलिए ऐसे नहीं समझना है कि आपके लिए इजी है, आपके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है PCS भी जितना UPSC, राइट। ये थोड़ी सी चीजें हैं दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसकी वजह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो लाइट रखें। बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं ये सोच के कि ये तो जी PCSC है, हो ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन डिसाइड्स कि होगा कि नहीं। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने आपके चांसेस कम होते रहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए कंपटीशन को बीट करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को A लेवल रखना है, कभी भी कम नहीं होने देना, राइट। सो दैट इज देयर, राइट। यहां तक कुछ डाउट है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इंटरव्यू का भी, अगर इफ यू वांट टू नो इंटरव्यू में क्या है। UPSC में यूजुअली 5 मेंबर्स होते हैं इस तरीके से। These 5 members are there and they take your interview. Multiple panels, different panels होते हैं। PPSC में एक ही पैनल है अभी तक तो, ठीक है। मे बी दे मेक 2 पैनल्स, वैसे ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। एक ही पैनल होता है, जितने भी PPSC में मेंबर्स होंगे वो सारे बैठते हैं। सो यूजुअली 8 to 10 या उससे ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ आपका चेयरमैन होगा एंड हेयर यू विल बी सिटिंग, राइट। सो इंटरव्यू में ये इशू है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि PPSC में हम लैंग्वेज, जैसे हम डरते हैं, जैसे मैंने कहा हमने शुरू से इंग्लिश तो इतनी कोई हमारी रिफाइंड होती नहीं है, बाद में हमें डर लगता है कि जी जाके गल कि मैं करांगे इंग्लिश फड़फड़ बोलांगे कि मैं। इसीलिए मैं कहती हूँ न्यूज़पेपर भी पढ़ो, कॉन्फिडेंस भी बनेगा इंटरव्यू तक आने का, ठीक है। सो एक तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, बट PPSC में ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन टॉक इन पंजाबी ऑल्सो। इवन वाइल फिलिंग द फॉर्म दे आस्क यू कि आप पंजाबी मीडियम में इंटरव्यू देना चाहते हो या इंग्लिश में। एंड इवन इफ आपने इंग्लिश टिक किया भी है तो बोर्ड वाले जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही आपसे पूछेंगे। मोस्टली दे आस्क इन पंजाबी ऑल्सो, वहां बातचीत करते हैं वो आराम से पंजाबी में। मेरे इंटरव्यू के टाइम पे भी वो पंजाबी में एक दूसरे से भी बात कर रहे थे और आपसे भी पंजाबी में दे विल एक्सपेक्ट। बस ये है कि इंग्लिश में जब हम रिप्लाई करते हैं ना, थोड़ा पोलाइट सी लैंग्वेज है इंग्लिश अपनी पंजाबी दे कंपैरेटिव च, ठीक है। अपनी पंजाबी थोड़ी दमदार लैंग्वेज है। पोलाइट वे में आपको रिप्लाई करना है। यू कैन स्टार्ट विद पंजाबी एंड देन मे बी शिफ्ट टू इंग्लिश ऑल्सो। यू कैन यूज बोथ द लैंग्वेजेस, बस स्मूथ फ्लो होना चाहिए, ठीक है। सो लैंग्वेज का टेंशन नहीं लेनी है, आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, वो बाकी सब हो जाएगा। कई बच्चे हैं जो सीधा इस स्टेज की टेंशन लेते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। अभी ये उनकी कभी क्लियर नहीं हुई है, राइट। बट उनको टेंशन है कि यहाँ हम कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट। सो ये हमेशा याद रखना है दैट दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, आप खुद अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस देखेंगे, अपने नॉलेज लेवल में, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में चेंजेस देखेंगे, ठीक है। अभी आप शुरू कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू से बहुत डर लगेगा, आपको कुछ आता ही नहीं है ऑब्वियसली। बट जैसे जैसे आप तैयारी करते रहेंगे, एक एक स्टेज पास करते रहेंगे, over a period of times, over a period of few months, you will yourself gain that confidence required to sit in an interview, ठीक है। आपको खुद पता चलेगा जी मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है, मुझे डरने की क्या बात है। सारे इश्यूज कंट्री के पढ़ लिए हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ लिया, सोसाइटी में क्या इशू है, विमेन के क्या इशू है। जैसे अगर आप विमेन कैंडिडेट है, विमेन सेंट्रिक इंटरव्यू ज्यादा हो जाता है। माई इंटरव्यू वाज एंटायरली विमेन सेंट्रिक। सो मैंने सारे इश्यूज विमेन के पढ़े ही हुए हैं, मुझे डर किस बात का है, कुछ भी पूछ लें। सोसाइटी में विमेन इतना डिटेल में पढ़ा है, 100 पेजों का विमेन है, विमेन के सारे इश्यूज पढ़े हैं बचपन से लेके डेथ तक, एज दे से। मुझे क्या इशू है। आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से हैं, आपने डिफेंस का सारा इन एंड आउट देखा है, आपकी फैमिली में कोई डिफेंस मेंबर है तभी आपको डिफेंस कोटा मिलता है। आपको जितनी नॉलेज होगी डिफेंस की उतनी मुझे हो ही नहीं सकती, तो आपको किस बात का डर है। सो कहने का मतलब है, इट इज गुड दैट यू आर थिंकिंग दैट यू विल रीच इंटरव्यू, बट प्रीमेच्योर टेंशन नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के बारे में। पहले फोकस करो कि हमें ये क्लियर करना है, और इसको क्लियर करने के लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू मास्टर, जीएस, स्पेशली PPSC के लिए, बिकॉज PPSC में है ही GS, ठीक है। जो UPSC वाले कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका GS जो है यूजुअली सेम लेवल पे होता है। डिफरेंस कहाँ आता है उनके लिए,
सो ऑप्शनल इज वन एरिया दैट ब्रिंग्स अ बिग डिफरेंस. ऑप्शनल में आपके मार्क्स काफी वेरी करते हैं यूपीएससी में, तो उनको वहां भी फोकस करना पड़ता है. एथिक्स इज एन एरिया जो कि वैसे बहुत इजी है बट कई बच्चों की ग्रास्प नहीं बनती है उस पे. दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड फाइनली एसे. राइट. सो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, क्योंकि जब जीएस आता है तभी बाकी सारी चीजों का बेस बनना शुरू होगा. राइट. सो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग नाउ ऑन जीएस. धीरे धीरे करके आप बाकी सारी चीजें ऑप्शनल सीसैट ऐसे वगैरह धीरे धीरे ऐड करेंगे. बट फॉर फर्स्ट 4-5-6 मंथ्स आई वुड रिकमेंड कि जीएस पे पूरी जान लगाओ. जितना मैं क्लास में पढ़ाऊं, कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाता है उसको ढंग से सुनो, रनिंग नोट्स लेते रहो इफ यू थिंक कि कुछ इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है. राइट. ऑलवेज देखो, नोट मेकिंग का भी बहुत क्लास के साथ जरूरी होता है. अगर आपकी सारी सेंसेस एंगेज रहती है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा बनती है. अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे बीच बीच में तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे. जब मैं कोई बात बता रही हूँ आप वही खो जाएंगे, नेक्स्ट चीज जो मैंने कही है वो तो स्किप ही हो जाएगी मोस्टली. तो अगर आपका हाथ भी साथ साथ में चलता रहे, कान आंख सब चल रहा है जब क्लास चल रही है, कंसंट्रेशन क्लास में ज्यादा रहेगी. और आधे बच्चे तो क्या करते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग क्लासेस इन ऑनलाइन मोड, आप साथ साथ में इंटरनेट भी चलाते रहेंगे. बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेंट करते हैं. यू हैव टू मेक श्योर साथ में कोई टैब नहीं खुली होनी चाहिए, आपकी सिर्फ क्लास चलनी चाहिए. राइट. 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में को सुन लो, बाद में कुछ भी कर लेना, कोई रोक थोड़ी रहा है. राइट. सो 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है. उसके बाद जो मैं नोट्स देती हूँ उसको रिवाइज करना है विद वन स्टैंडर्ड बुक जो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड होगी जहां भी रिक्वायर्ड है. ठीक है. जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा दे विल टेल यू कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है. उस बुक में मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर होते हैं, तो आपका एक अच्छा बेस बनता है. एक बुक हमेशा आपको पढ़नी चाहिए. वट एवर एल्स यू आर स्टडिंग वो सब आप एड ऑन के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये चीज जो है आपके साथ हमेशा रहेगी पूरी प्रिपरेशन के दौरान. ठीक है. अगर मैं कोई न्यूज़पेपर में से आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, उसने मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, मैं यहीं ऐड कर लूंगी. मैं कोई मैगजीन पढ़ रही हूँ, उसने मुझे कोई अच्छा पॉइंट दे दिया, मैं यहीं ऐड कर लूंगी. मैं किसी एम्बेसडर की टॉक सुन रही हूँ, पॉडकास्ट सुन रही हूँ, यूट्यूब सुन रही हूँ, वहां मुझे अच्छा कोई पॉइंट मिल गया, एक आधा पॉइंट मिलेगा, वो आप यहाँ ऐड कर लेंगे. बेसिक्स तो अल्टीमेटली यहाँ से ही बिल्ड होंगे ना. क्लास के साथ एक स्टैंडर्ड बुक और जो क्लास के नोट्स हैं. राइट. सो इसीलिए ये प्रोसीजर आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है. राइट. एनी डाउट टिल हेयर बताइए, फिर हम शुरू करेंगे. आई विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट विद योर हिस्ट्री क्लासेस. मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस से हम शुरू करते हैं. राइट. सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ मैं. राइट. देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स दैट आई कॉल एज प्राइमरी सब्जेक्ट. प्राइमरी सब्जेक्ट का मतलब है कि इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, इनका सिलेबस भी सबसे ज्यादा होता है. राइट. ये फाउंडेशन बिल्ड करते हैं आपकी प्रिपरेशन की. ये समझ आने जरूरी हैं, इन्हीं के साथ बाकी सब्जेक्ट्स लिंक्ड भी होते हैं. राइट. सो दीज प्राइमरी सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली. राइट. देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी. इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. राइट. ऐसे मैं ऑर्डर में नहीं लिख रही, मैं वैसे ही लिख रही हूँ. दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दीज आर प्राइमरी सब्जेक्ट्स. राइट. एंड लास्ट बचता है साइंस एंड एनवायरमेंट. ठीक है. सो सबसे पहले वी विल ट्राई टू फोकस एंड कवर दीज सब्जेक्ट्स. ये हमारी फाउंडेशन बनाएंगे और इनका सिलेबस भी सबसे ज्यादा ही होता है. ठीक है. इन सब में क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस भी बहुत रहती हैं. स्पेशली ये पार्ट्स तो आपकी महीना महीना कम से कम लेते हैं कवर होने के लिए, कम से कम. राइट. दैट इज देयर. इसके बाद जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट्स. वर्ल्ड हिस्ट्री. राइट. that is a good subject to know about the past of the entire world. right. अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, वो प्रीलिम्स में नहीं आते. ये वाले सब्जेक्ट्स तो हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछे जाते हैं. देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स दैट आर मेंस ओनली सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा उनको बाद में करेंगे या पैरेलल फैशन में करेंगे हम. ठीक है. जब हमारा कोर्स भी चलेगा ना तो इनकी बारी थोड़ी बाद में आएगी या पैरेलली चलेंगे. एक आपका मेन प्राइमरी सब्जेक्ट चलेगा और साइड में एक मेंस ओनली सब्जेक्ट चलेगा. सो ये कौन से सब्जेक्ट्स है? बेसिकली सोसाइटी या सोशल इश्यूज. राइट. सोशल इश्यूज, गवर्नेंस,
राइट। गवर्नेंस, पूरी आपकी कंट्री की गवर्नेंस कैसे चलती है, आप खुद गवर्नेंस का पार्ट बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे, तो वो काम कैसे चलते हैं बेसिकली, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सिविल सर्विसेज होता क्या है पहली बात, राइट। सो वो सारा इसमें पढ़ते हैं, राइट। यहाँ सोसाइटी के सारे इश्यूज, रीजनलिज्म हो गया, अर्बनाइजेशन, विमेन के इश्यूज, चिल्ड्रन के इशू, एल्डरली के इशू, एलजीबीटी कम्युनिटी, राइट, कास्ट का सिस्टम, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये सारे इश्यूज हम यहाँ कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया सिक्योरिटी एज अ टॉपिक। सिक्योरिटी, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली आपका ये मेन टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे हमारे इंटरनल इश्यूज काफी हैं कंट्री के, कैसे बता सकते हो कोई इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ इंडिया दैट आर प्रेजेंटिंग चैलेंजेस टू इंडिया, बताओ। नक्सलिज्म। यस, और टेररिज्म। यस, और बताओ। मॉडर्न इतने चैलेंजेस हैं, आप रोज कॉल से पहले अमित जी की आवाज सुनते हैं, वो क्या इश्यूज है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, राइट, दैट इज अ बिग इशू। और पंजाब में जो मेजर इशू आ रहा है अभी आजकल, ड्रग पेडलिंग। ड्रग का इशू, वेरी गुड, ड्रग ट्रैफिकिंग। इंटरस्टेट वाटर इश्यूज। वो सिक्योरिटी इशू नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिकल इश्यूज है, वो तो हम पॉलिटी में पढ़ लेंगे। सिक्योरिटी इश्यूज जो इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म करे, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को डायरेक्टली हार्म करते हैं, ऐसे इश्यूज, ठीक है। सो ये सिक्योरिटी इश्यूज है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सब क्या है, इस वर्ड्स को हम समझेंगे डिटेल में, ट्रैफिकिंग होता ही क्या है, ठीक है। साइबर क्राइम कैसे बन रहा है, राइट, लोगों को ड्यूप किया जा रहा है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म, पंजाब में खालिस्तान या सेपरेटिज्म का भी इशू है, जो कि जम्मू कश्मीर में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का इशू, सेपरेटिज्म का इशू, ठीक है। सो ऐसे ऐसे इश्यूज है जो सिक्योरिटी के टॉपिक में कवर करेंगे, और ये सारे अल्टीमेटली मेंस में ही पूछे जाते हैं आपको, GS3 में। प्रीलिम्स में इस पे कोई एज सच क्वेश्चन नहीं आता है। जेनरिक करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, वो तो हम करंट अफेयर में वैसे भी कवर करेंगे। लेट्स से कोई नई स्कीम लॉन्च कर दी गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए, क्वेश्चन आ सकता है, कोई नई पॉलिसी आ गई, सो वो सब तो करंट अफेयर में कवर होगा, बट इन जनरल डिटेल्ड क्वेश्चन इनका मेंस में ही आता है। एज सच डायरेक्टली प्रीलिम्स में कम क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, राइट। इसके बाद बचा स्टैटिस्टिक्स, जो सिर्फ पीसीएस में है और पीसीएस के मेंस पार्ट में आता है, इंपॉर्टेंट है, 50 to 60 मार्क्स का पेपर इसमें से आ जाता है, इवन मोर कैन बी देयर, कभी भी एग्जामिनर डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए इसका वेटेज और भी इंक्रीज कर सकता है। सो पीसीएस के लिए ये डेडिकेटेडली हम प्रिपेयर करेंगे, बट वही मेंस का ये टॉपिक है, राइट। इसके बाद या दिस इज व्हाट बेसिकली इज, ठीक है। अब है एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री भी रहती है, वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मेंस में एंशियंट मिडीवल सीधा नहीं पूछते हैं। मेंस में इसका कल्चर पार्ट थोड़ा बहुत पूछा जाता है, पंजाब पीसीएस में और यूपीएससी में ज्यादा, ठीक है। सो कल्चर, एंशियंट मिडीवल और कल्चर में क्या फर्क है बेसिकली, लेट्स से कि मैं आपको पूछ लूं कि अकबर के टाइम पे लेट्स से कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था, कौन सा पोएट अकबर के कोर्ट में था, अकबर की शादी किससे हुई थी, ऐसी ऐसी फैक्चुअल चीजें अबाउट एंशियंट मिडीवल, दे विल बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। बट अगर अब मेरे को पूछना हो कि भाई अकबर की पेंटिंग्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, अकबर के टाइम पे इंडिया में पेंटिंग्स कैसे बनी, इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या, मुगल आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस आए, कुछ पिलर्स बने, कुछ इंस्क्रिप्शंस हुई, क्या टेंपल्स बनी, क्या मस्जिद्स बने, उनके फीचर्स क्या थे, दैट इज कल्चर पार्ट, राइट। कल्चर इज एवरीथिंग, म्यूजिक, फूड, डांसिंग, कपड़े, मूवीज, थिएटर, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, मस्जिद्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, ये सब, बुक्स, लिटरेचर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कल्चर। और ये भी मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पीपीएससी में उतनी वेटेज नहीं है, अभी करंटली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, कंपैरेटिवली यूपीएससी में इसकी वेटेज ज्यादा है,
ठीक है। और ये कल्चर जो है वो किसी भी टाइम का पूछ सकते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, किसी भी टाइम का, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके ब्रिटिश रूल तक किसी भी टाइम का कल्चर पार्ट पूछा जा सकता है, राइट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन योर सब्जेक्ट्स, राइट। इसीलिए अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर द इंटायर प्रिपरेशन, राइट। एनी डाउट टिल हियर? आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से इसीलिए विल बी स्टार्टिंग। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है। इसका थोड़ा सिलेबस भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए। आप खुद रीड कर लीजिए, दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, जीएस के सिलेबस में देयर इज नो मेजर डिफरेंस इन यूपीएससी एंड पीपीएससी। रादर आपको पीपीएससी के लिए पंजाब का पार्ट एडिशनली पढ़ना पड़ता है, जो हम पंजाब जीके कहते हैं, विच मीन्स पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमी का स्टेटस, ये सब जो है वो पंजाब पीसीएस के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पंजाब जीके का अलग क्लासेस होंगी आपकी, यूपीएससी में वो नहीं आता है तो वहां वो कम हो जाता है। इस तरीके से है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स इधर उधर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। सो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। वही अगेन जीएस पहले पढ़ लो, फिर डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम दैट इज नियरर टू यू, उसके पेंडिंग एरियाज आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 1750 से शुरू करके अंटिल प्रेजेंट टाइम आपको सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स करने हैं, ठीक है। जैसे हमारी मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री यूजुअली ब्रिटिश के कॉलोनियल राज से शुरू होती है। 1757 में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था बताओ, जस्ट इफ यू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। 1757 किस लिए इंपॉर्टेंट है? Battle of Plassey. Yes, very good. Battle of Plassey happened. बाकियों ने टेंशन नहीं लेनी है, आपने पढ़ा नहीं है, नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट दिस इज द इवेंट। सो ऐसे ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स वी हैव टू ऑल कवर इन दिस मॉडर्न हिस्ट्री। सो बैटल ऑफ प्लासी से ही एक्चुअली ब्रिटिश ने इंडिया पे राज करना शुरू किया है। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द ब्रिटिश रूल इटसेल्फ, ठीक है। सो वो सारे इवेंट्स करने हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमें करनी है, इंडिया को आजादी कैसे मिली, सारे फ्रीडम फाइटर्स, सारे इवेंट्स उसमें जो हुए, नॉन कोऑपरेशन, स्वराज, सेल्फ रूल, तिलक, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और सेम ही है इस तरफ का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, सेम टॉपिक। एक लाइन लिखी है इसमें, बट हजारों टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे इसमें, राइट। एंड सेम देख लीजिए, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इट्स वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। सारी फ्रीडम स्ट्रगल हमें पढ़नी है। दिस इज एडिशनल पंजाब का पार्ट दैट वी हैव टू स्टडी। पंजाब की हिस्ट्री डिटेल में वी हैव टू स्टडी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, स्पेशली महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गुरु पीरियड वगैरह है वो मेंस में नहीं पूछा जाता है, गुरु पीरियड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आएंगे, ठीक है, कि कौन से गुरु साहिबान ने लेट्स से कौन सी प्रथा शुरू की, कौन सी सिटी की डेवलपमेंट की, कौन सी वॉर्स लड़ी गई, खालसा किसने एस्टैब्लिश किया, क्रोनोलॉजी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं पूछे जाएंगे। मेंस में महाराजा रंजीत सिंह से शुरू करके जितने भी टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे। महाराजा रंजीत सिंह हो गया, इसके बाद एंग्लो सिख वॉर्स आ गई, ब्रिटिश का राज शुरू हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई अच्छा रूलर था ही नहीं पंजाब में, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। जितने भी इनके बच्चे थे, इनके बहुत सारे बेटे थे, बट आपस में लड़ रहे थे, वीक सक्सेसर्स, बिकॉज ऑफ विच द एम्पायर डिक्लाइंड। ये पंजाब में एक ग्रेट एम्पायर हुआ है, एंड बट इट कुड नॉट सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक ये रहा, बट उसके बाद ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल एंग्लो सिख वॉर्स के थ्रू एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। फिर पंजाब की हिस्ट्री अंडर ब्रिटेन, दैट वी विल बी स्टडिंग, ठीक है। उसके बाद अदर इवेंट्स दैट हैपेंड। सो ये एक्स्ट्रा चीज हमें पीसीएस के लिए पढ़नी होगी, बाकी सिलेबस आप देख लो सेम है, राइट। यहां तक समझ आ गया, राइट। एनी डाउट टिल हियर?
नाउ थोड़े से, अभी वैसे तो आपको कुछ आता नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट थोड़े सा पीवाईक्यूज दिखा रही हूँ। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यूज देखते रहना है। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना मैं पढ़ाती हूँ, लेट्स से आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, गो बैक एंड सी कि भाई पहले इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। आपको समझ आता है कि मुझे पढ़ना कैसे है, ये टॉपिक कितनी डेप्थ तक जाना है ना। यूपीएससी वगैरह की ना आपको डेडिकेटेड बुक्स मिल जाएंगी, आप अमेजोन पे जाओ, प्रीलिम्स पीवाईक्यू बुक करके आप टॉपिक वाइज सॉर्टेड बुक लिख के आप वहां सर्च करो, आपको टॉपिक वाइज सॉर्टेड मिल जाएंगे। इवन हम भी आपको क्लास में प्रैक्टिस के लिए दिया करेंगे, आप वो भी यूज करें, बट पीवाईक्यू भी आप देखिए कि भाई यूपीएससी पीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमारी तैयारी भी फिर उस तरीके से अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, सो ये देखो कुछ प्रेजेंट कर रही हूं मैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट एरियाज पे आते हैं। जैसे राइटर्स और बुक्स पे बहुत आते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत बुक्स लिखे, आइडियाज लिखे, अंबेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, या देर आर सो मेनी अदर राइटर्स, औरबिंदो घोष बहुत फेमस। सो इन सब ने जो आइडियाज लिखे, जो बुक्स लिखी, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स इशू किए, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, पीसीएस का क्वेश्चन है 21 का आई थिंक, एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने एक बार पढ़ा है। ठीक है, बाद में आपको ये आएंगे। सो दिस इज वन सच एरिया जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपको अरेंज करने के लिए कहेंगे, आपको लेट्स से 5-6 इवेंट्स दे दिए कि भाई ये चीजें हुई हिस्ट्री में, अब अरेंज करो कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में, राइट। हिस्ट्री हमें क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री का मतलब ही ये है टाइमलाइन। पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे भी टाइमलाइन के तरीके से कि कैसे कैसे एक एक इवेंट से हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, सो ऐसे ऐसे हिस्ट्री चलती रहेगी आपकी। तो इसीलिए क्रोनोलॉजी याद रखना, कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा बाद में, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं वैसे ही आपको कराऊंगी ये टाइमलाइंस के फॉर्मेट में, आपको याद रहेगा कि कौन से इवेंट से कौन से इवेंट तक जा रहा है। सो इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आप देखो। ठीक है, सो दैट इज देयर। पीसीएस में भी इसी पे आते हैं। ये लेटेस्ट पीसीएस के A2 रजिस्टर का एग्जाम है। पीसीएस ने पिछले साल A2 रजिस्टर वाला एग्जाम कराया था। A2 रजिस्टर का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट में सर्व करते हैं उनके लिए इन हाउस काइंड ऑफ एग्जाम होता है टू इम्प्रूव देयर रैंक। वो STM DSP सीधा लग सकते हैं फ्रॉम वट एवर पोस्ट दे आर ऑन। ठीक है, उसका पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, यू शुड चेक आउट दैट पेपर ऑल्सो। उससे आपको पता चलेगा कि पीसीएस का लेवल इस टाइम कहाँ जाएगा, और ये क्वेश्चन उसी में से है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बट इट इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन। जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ही आएगा। ठीक है, इन सर्विस वाले बेचारे इतना नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये बाउंसर था, ऊपर से जा रहा था पेपर सारा। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाते हैं क्योंकि इतनी एज हो गई होती है, पढ़ना वढ़ना वैसे ही डिफिकल्ट लगता है वर्क के साथ, और उनका कंपटीशन भी वैसे ही लोगों के साथ होता है। बट आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ होगा जो एक एक फैक्ट रट के आए हैं, तो आपको तो ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे हो भी जाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिवीजन की बात है, जितनी रिवीजन करोगे उतनी इंफॉर्मेशन दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कमिटी कमीशंस पे बहुत आते हैं। ब्रिटिश एरा के टाइम पे हो, इतनी कमिटीज बिठाई उन्होंने, एग्रीकल्चर, एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट, पुलिस से रिलेटेड। सो उन कमिटीज पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कमिटी किसने सेटअप की, उसके मेंबर्स कौन थे, कब सेटअप हुई, ऐसे ऐसे। सो वेरियस कमिटीज पे हम फोकस करेंगे ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन ऑल्सो, राइट। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, पर्सनालिटीज ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। ठीक है, मैं आपको फ्लैश कार्ड टाइप नोट्स देती रहूंगी फॉर प्रीलिम्स। हमारे जो नोट्स है ना, वो आपको 2 टाइप के यूजुअली मिलेंगे जहां जहां भी रिक्वायर्ड है। एक प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स टाइप्स, बिल्कुल क्रिस्प कंसाइज, जिसमें मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रीलिम्स के एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है ना, कौन सी कमिटी के कितने मेंबर्स है, कौन मेंबर्स है, उसके आउटकम्स क्या, ऐसी ऐसी चीजें। और मेंस के जो आपके नोट्स होते हैं, दे शुड बी एनालिटिकल। आप एक कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को एनालाइज कर सके। ठीक है, लेट्स से
कि मैं आपको पूछ लूं, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आना है ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी पे, दे माइट आस्क यू ए कमिटी रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? लेट्स से उन्होंने वुड्स डिस्पैच एक कमिटी थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। बट अगर मेंस में क्वेश्चन आना है, दे विल आस्क यू कि भाई ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, इंडिया को आज उसके लिए क्या फायदे हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ एनालिसिस विल बी आस्क्ड। दे विल नॉट आस्क कि भाई डायरेक्ट लिखो कौन सी कमिटी थी वगैरह वगैरह। Very less factual questions are asked, more of analysis based, right? Election commission पे question आना है पॉलिटी में, they will ask you prelims में कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स कितने हैं, लेट्स से टेन्योर कितना है, बट मेंस में पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन के इश्यूज क्या हैं, काम कैसे कर रही है, इज इट वर्किंग राइट और रॉन्ग। ठीक है, समझ आ रहा है प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या होता है? बेसिकली आप टॉपिक दोनों ही पढ़ेंगे, इसीलिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, कभी भी अलग अलग प्रिपरेशन नहीं हो सकती इन एग्जाम्स की, इन स्टेजेस की। टॉपिक सेम रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंजेस इन द 2 लेवल्स ऑफ द एग्जाम। इलेक्शन कमीशन दोनों में पूछी जाएगी आपको, बट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इसीलिए 2 अलग टाइप के आपको यूजुअली नोट्स मोस्टली हर टॉपिक के लिए मिलेंगे, और अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स विल बी गिवन टू यू। ठीक है, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड। मेंस के भी पीवाईक्यूज दिए हैं मैंने, यू कैन रीड थ्रू इट आल्सो, आपको पता चल जाएगा। ये मैंने उसके डाले हुए हैं दिस पंजाब पीसीएस के, राइट? अब इसके बाद मैं आपको बुक्स बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग। जैसे मैंने कहा था एक स्टैंडर्ड बुक अपार्ट फ्रॉम माय नोट्स यू विल बी फॉलोइंग। ठीक है, अब पीसीएस के लिए यानी कि हिस्ट्री के लिए, सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे? राइट, 2 चॉइसेस रहती हैं जो बच्चे यूजुअली फॉलो करते हैं। एक है बिपिन चंद्रा की बुक, एक है स्पेक्ट्रम, राइट? इसकी बेसिकली 2 बुक्स हैं, ऐसे समझ लो 1 और 2 जो हमें पढ़नी होती है, ये एक पूरी मोटी बुक है, राइट? दिस इज ओरिजिनली द बुक। स्पेक्ट्रम क्या है एक्चुअली? इसी को कॉपी करके, कंसाइज करके, टेबल्स फॉर्म में डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ ये बुक उन्होंने प्रोड्यूस की हुई है, राइट? सो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली इसमें आपको इलेबोरेट स्टोरी फॉर्मेशन में हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से कट करके उसको रीऑर्गेनाइज करके इस बुक में दिया है, राइट? सो एज अ बिगिनर आई विल रिकमेंड कि आप ये वाली 2 बुक्स पढ़ें, इससे आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आएगी। हर क्लास के साथ पढ़ते रहो, राइट? एक बुक तो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट बुक दैट यू हैव टू टेक। फर्स्ट पार्ट जो हमारा हिस्ट्री का है इसमें कवर होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये एनसीईआरटी भी बुक है, इसी की बुक भी बना दी बिपिन चंद्रा साहब ने, उन्होंने पहले एनसीईआरटी लिखी थी, ऐसी आपको रेड कलर की एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। दिस इज द फर्स्ट बुक दैट यू हैव टू रीड। ठीक है, इनिशियल 100 साल इसमें कवर होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और आगे के 100 साल 150 साल दूसरे बुक में कवर होंगे। ठीक है, आई विल शो यू द इमेज ऑफ द बुक ऑल्सो, ताकि अगर आप परचेज करना चाहें तो आप कर सकें। ये रही, ये देख रहे हैं आप, दिस इज द बुक दैट आई एम शोइंग यू करंटली। ये फर्स्ट पार्ट है, राइट? ये मैंने आपके डैशबोर्ड पे अपलोड भी की है वैसे पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी मिल गई है। अगर आप हार्ड कॉपी फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन परचेज दिस बुक्स। दिस इज द सेकंड बुक, इसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये ब्लू कवर में भी आपको दिखेगी, ब्लू कवर वाला ओल्डर एडिशन है। अगर आप अभी परचेज कर रहे हैं, ये व्हाइट कवर वाला लीजिए, दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक। कुछ एडिशंस, कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड करते रहते हैं राइटर्स वगैरह, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये 2 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, एंड आई वुड रिकमेंड हार्ड कॉपी फॉर्मेट में पढ़ो। पेन और पेंसिल से जब पढ़ते हैं, यू कैन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन राइट इन द मार्जिन्स अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, ये आप मेरी बुक देख रहे हैं। हर बार जब मैं पढ़ती थी तो लेट्स से मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, at the end of ending a paragraph or a page, I would stop for 1 minute and I would try to think कि भाई मैंने पढ़ा क्या था। तभी बुक पढ़ने का फायदा है।
अगर दिमाग में जा ही नहीं रही तो आगे 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 जाके क्या फायदा। हर बार जब भी एक पैरा देखते हैं ना, आप बुक पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, हर पैराग्राफ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है आपको। सो वो मैं कॉन्सेप्ट भी अगर आप देख पाए, इसमें मैंने पेंसिल से लिखा है, आई यूज टू राइट इन दी साइड मार्जिन कि भाई इस पैराग्राफ से ये नॉलेज मिल रही है मुझे, ये मेन आइडिया है दैट दिस पैराग्राफ इज डिस्कसिंग। ये मेन पॉइंट्स ही हमें बेसिकली एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। सो ये जितनी बार आप बुक पढ़ते हैं ये आपकी नॉलेज जो है दिमाग में जाएगी। बुक से आप अंडरलाइन करके शॉर्ट फॉर्म में साइड में लिख सकते हैं आइडियाज को, बाद में अपने नोट्स में ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप ये दोनों बुक्स पढ़ें। इनिशियल के टॉपिक्स हमारे यहाँ से कवर होंगे, फिर थोड़ा सिलेबस कवर होने के बाद ये वाली बुक काम आएगी, राइट। यही सेम कॉपी अब स्पेक्ट्रम ने अपनी बुक में बना दी थी, उन्होंने इसी की एक्चुअली बुक की कंसाइज कॉपी दी हुई है। आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट एडिशन इसका, ये सारे इसी के एडिशंस है पुराने, ठीक है। ये मैंने आपका अपलोड भी किया हुआ है आपकी डैशबोर्ड पे, इफ यू वांट पीडीएफ तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली आई वुड रिकमेंड कि आप इसी बुक में से पढ़े, राइट। जब इसमें से पढ़ लिया है सारा कवर हो ही जाता है, इसमें से टेबल्स वगैरह आप देख सकते हैं। इन्होंने जैसे एक पूरा न्यूज़पेपर्स का टेबल बना दिया, राइटर्स का टेबल बना दिया, ट्राइबल रिवोल्ट्स का टेबल बना दिया। इवन आई विल बी गिविंग यू इन दैट इन योर नोट्स। जो आपको बस ये करना है कि हर बुक में आपको जितनी भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो आपको प्राइमरी सोर्स क्या रखना है, मेरे नोट्स के साथ ये दो बुक्स, ठीक है। ये आप पीडीएफ में देखते रहो, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेबल टूबल लग रहे हैं आपको उसमें से करते रहो, ये अभी चाहे आप मत लो, बट दीज टू यू कीप विद यू फॉर हिस्ट्री प्रिपरेशन। बिपिन चंद्रा की दो बुक्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फर्स्ट बुक, देन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सेकेंड बुक, ठीक है। सो ये हो गया आपकी हिस्ट्री की बुक्स का। एनी अदर डाउट इफ यू हैव, जल्दी बताइए, ठीक है। समझ आ रहा है? ये बेसिक चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, हर दिन ये चीजें काम आती हैं। शेड्यूल बनाना अपना सेट करना शुरू कर दो, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, स्टडी करना, ठीक है, खाना खाना, ये एक पर्टिकुलर शेड्यूल आपका सेट होना चाहिए। यू कैन नॉट बी लाइट, कंसिस्टेंसी शेड्यूलिंग में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़े, जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो आज से आपको शुरू करना है, धीरे 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 करके अपना शेड्यूल सेटअप करना शुरू कर दो, राइट। नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो है ना वो काफी वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। ये लग सकता है कि सिर्फ हिस्ट्री ही है, बट हिस्ट्री का एक मेजर इशू है दैट दिस इज अ वेरी वास्ट एरिया, और हर एरिया में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ना इतना पड़ता है बिकॉज वी नो हर एक जगह से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हिस्ट्री में से टोटल आपके 5-6 क्वेश्चन आने हैं, बट आपको पढ़ने इतने पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने बताया एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे आप, चाहे ये सिर्फ प्रीलिम्स में आनी है, बट मेंस का कल्चर पार्ट पढ़ने के लिए भी एंशिएंट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट मतलब द ओल्डेस्ट ऑफ द टाइम, जब सिविलाइजेशन ह्यूमंस इवॉल्व होना शुरू हुए, इसीलिए आप बेसिकली स्टोन एज से शुरू करते हैं, राइट। फ्लिंटस्टोन आपने कार्टून देखा होगा, केव्स में रहते थे जैसे इंसान, राइट। सारी ह्यूमन पावर यूज करते थे हर काम के लिए, कोई मशीन्स नहीं थी, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे इनिशियली तो, राइट। कोई एग्रीकल्चर भी नहीं थी। आपको लगता है कि हम वेजिटेरियन है, अगर आप देखें हमारे एंसेस्टर्स जो है वो तो नॉन वेजिटेरियन ही थे, पहले थोड़ी एग्रीकल्चर पता थी। व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर आवर इनिशियल एंसेस्टर्स ऑफ स्टोन एज, बताओ। What was the primary source of food for our ancestors in the Stone Age? हम सब वहीं से derive हुए हैं। Animals. Hunting and gathering used to be the primary source, ठीक है। एग्रीकल्चर की तो साइंस बहुत लेटर स्टेजेस पे ह्यूमन ने देखी है, फ्रूट्स वगैरह धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, बट पहले तो हम एनिमल्स को हंट करके ही खाते थे। सो ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, सब नॉन वेज ही है, ठीक है जी।
वेज तो आज ही हमने चलाया सिस्टम. So that is the part of history that we will study in the ancient period, Stone Age, Indus Valley Civilization, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडिया का कास्ट सिस्टम, इंडिया के वेदास एंड फिलोसफी, राइट, गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्ता, मौर्यन एम्पायर, ये ग्रेट चीजें जो है एंशियंट पीरियड में कवर करनी है. मोस्टली रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स पार्ट. सो फैक्चुअल पार्ट पे इसमें हम ज्यादा फोकस रखेंगे व्हेन वी स्टडी एंशियंट हिस्ट्री. देन मिडीवियल पीरियड, medieval history, राइट, पालास, राष्ट्रकूटास, इंडिया की अगर आप बात करें, ठीक है, 7th-8th सेंचुरी से ये टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है. दिस विल बी द मिडल पीरियड ऑफ द हिस्ट्री दैट वी हैव टू स्टडी. अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे. अंपायर्स की क्रोनोलॉजी, उनका करेंसी सिस्टम, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस नाम, ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे फोकस रहेगा, राइट. अभी जो हम फोकस करने वाले हैं दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट. मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट, ऐसे समझ लो 15th-16th सेंचुरी से ये शुरू होती है, राइट. और इंडिया में ये मोस्टली ब्रिटिश के आने के साथ, ब्रिटिश के रूल के साथ इंडिया में मॉडर्न पीरियड शुरू होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न हेयर, बताओ. व्हाट डज मॉडर्न डोनेट अकॉर्डिंग टू यू? मॉडर्न क्यों कह रहे हैं हम इसमें, ऐसा क्या चेंज आया? ट्राई टू थिंक, कौन सा एस्पेक्ट चेंज होगा इस पीरियड में जो मॉडर्न कहलाएगा? राइट. सो मॉडर्निज्म is an idea which represent a significant change in every aspect of our living, right. सिर्फ एक आधी चीज में चेंज नहीं आया था. You will see the entire political system, social system, economic systems changing in this time, right. इसका मतलब क्या है? Let me give you an example. जैसे अभी हम बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं. सो दीज आर द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ मॉडर्न एरा. डेमोक्रेसी का आइडिया, हम कहीं भी जाके धरने लगाने लग जाते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का आइडिया. सो आपको क्या लगता है ये सारा कुछ शुरू से है? नहीं, राइट. हेयर वी यूज्ड टू हैव मोनार्की, और सिर्फ मोनार्की ही नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की, राइट. किंग कहता था कि भाई मैं तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ऊपर से उतर के आया हूं, मेरी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. इफ यू आर चैलेंजिंग मी दैट मीन्स यू आर चैलेंजिंग द गॉड इटसेल्फ, राइट. गॉड को क्वेश्चन कर सकते हैं हम? नहीं. पीपल वर द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग. हम सब लोग किंग को सर्व करते थे, ठीक है. एक किंग होगा, उसका पूरा हाउस होल्ड है, कोई आर्मी में सर्व करेगा, कोई उसके कपड़े धोने के लिए एज धोबी वर्क करेगा, कोई कारपेंटर है, कोई फिशरमैन है, फूड गैदरर है. सो ऑल ऑफ अस वर सब्जेक्ट्स वर्किंग टू सर्व द किंग एंड हिज हाउस होल्ड. बट यहाँ पे क्या आइडिया आया है? द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप. वी हैव राइट्स एंड द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क्स फॉर अस, ठीक है. दिस इज व्हाट इज मॉडर्निज्म. चेंज इन आइडियाज. सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, सोशल एरिना में भी आप चेंजेस देखते हैं. यहाँ यू विल सी पॉलीगैमी, सती, राइट, विमेन एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड मैरिज. बट ये सारे आइडियाज चैलेंज होने शुरू हुए विद द एज ऑफ मॉडर्निज्म, राइट. इनइक्वालिटी को खत्म करना, विमेन को इक्वल राइट्स देना, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, ये सारी चेंजेस जो आप सोसाइटी में एज अ होल देखते हैं, दैट इज द साइन ऑफ मॉडर्निज्म, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निज्म, ठीक है. ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम्स में आप चेंजेस देखते हैं. यहाँ पे मेजरली क्या चलता था? बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम पता है किसी को? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? व्हाट इज बार्टर सिस्टम?
ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। हम बेसिकली Media. लेट्स से कि आई एम प्रोड्यूसिंग शर्ट्स एंड यू आर प्रोड्यूसिंग वीट, ठीक है। अब मुझे खाने के लिए वीट चाहिए, आपको पहनने के लिए शर्ट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू विल परचेज शर्ट्स फ्रॉम मी, आई विल परचेज वीट ऑफ दैट क्वांटिटी फ्रॉम यू। दिस इज बार्टर ट्रेड, ठीक है। प्रोडक्ट्स के थ्रू, गुड्स के थ्रू हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं यूज होता था, राइट। ये मॉडर्न एरा का फीचर है व्हेन वी हैव बिल्ट मॉडर्न करेंसी सिस्टम्स, करेंसी सिस्टम्स, ठीक है। अब अगर मेरे को वीट चाहिए तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बदले में कुछ एक्सचेंज करूं, आई कैन जस्ट पे द मनी एंड दैट विल द प्रोडक्ट आई कैन एक्वायर वट एवर आई वॉन्ट। करेंसी सिस्टम इज वन आइडिया ऑफ द मॉडर्न एरा, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे बिल्कुल करेंसी सिस्टम था ही नहीं, ठीक है, बट एक वेल डिफाइंड स्टेबल करेंसी सिस्टम, फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम जैसी चीजें एंशिएंट मिडिवल पीरियड में आप नहीं देखेंगे, राइट। बैंक्स आना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आना, फाइनेंशियल रेगुलेटर होना, क्रेडाई, यू नो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होना, ये सब मॉडर्निज्म की निशानी है। जितना भी आज आप फाइनेंस का सिस्टम देखते हैं, दैट इज ऑल आइडिया ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यू विल सी, मोस्टली एंशिएंट मिडिवल टाइम्स पे देयर विल बी नो टेक्नोलॉजी और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, बट मशीन्स को ह्यूमन एफर्ट रिप्लेस करने में यूज करना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्न एज या इंडस्ट्रियल एरा इसी को कहते हैं। इंडस्ट्रियल एरा का बेसिकली मतलब क्या है, आप मैन पावर को रिप्लेस कर रहे हैं मशीन पावर के साथ, राइट। सो इंडस्ट्रियल एरा स्टार्टेड इन दी मॉडर्न एरा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। सो ये जो हमें चीजें हैं इंडिया के लिए पढ़नी है स्पेशली। सो इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है, आप देखेंगे कि ब्रिटिश रूल जब से शुरू हुआ, ऑलमोस्ट बैटल ऑफ प्लासी से अगर हम देखें, दैट इज द पीरियड जब मॉडर्नाइजेशन इंडिया में शुरू हो गई और मॉडर्न एरा का धीरे धीरे बिगनिंग होगी, ठीक है। इससे पहले हम वही राजा महाराजा, ऑल ऑफ दो सिस्टम्स विल बी फॉलोइंग, राइट, टाइम पीरियड में, दैट विल बी इन द मिडिवल हिस्ट्री एज। इसके बाद इंडिया का मॉडर्न पीरियड शुरू होगा। सो अब देखो, इन्होंने 1947 तक, ऑलमोस्ट 200 साल के लिए दे विल बी रूलिंग ऑन अस। सो इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ही है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए, अपना राज एस्टैब्लिश किया, धीरे धीरे सब चेंज किया इंडिया में, ये सारे सिस्टम्स, ये सब इंडिया में एग्जिस्ट करता था, ऑल ऑफ दिस वाज रिप्लेस्ड, ठीक है। सो ये 200 साल की हिस्ट्री हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है। फ्रीडम स्ट्रगल फिर इंडिया की स्टार्ट हुई, कैसे हम फाइट करेंगे फॉर सेल्फ रूल, हमें तुम नहीं चाहिए, हम खुद मैनेज कर लेंगे सारी चीजें, काइंड ऑफ, ठीक है। सो वो सारा हमें यहाँ 200 साल की हिस्ट्री पढ़नी है, विच इज द मेन पार्ट ऑफ अवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हमें पढ़नी है, वो इस एरिया में पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद थोड़ी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की भी डेवलपमेंट्स हमें देखनी है, इंडिया की क्या सिचुएशन थी, राइट, आफ्टर ब्रिटिश लेफ्ट अस, हाउ वी मैनेज्ड टू सस्टेन। इंडिया पाकिस्तान नहीं बना, दोनों सेम टाइम पे आजाद हुए हैं, बट दोनों में आप फर्क देखिए कितना है, इकोनॉमी, सोसाइटी, प्रोग्रेस, थिंकिंग, एवरीथिंग इज वे ऑपोजिट। सो वो कैसे हुआ, वो सारी प्रोग्रेस हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, राइट। दिस इज द एरिया दैट वी विल बी फोकसिंग इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स, राइट। सो यही करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये मेजर पोर्शन है हमारा, ठीक है। 15 से 20 दिन आराम से हमें लगेंगे टू कवर द मॉडर्न हिस्ट्री, सारा कवर करेंगे, कैसे ब्रिटिश आए, राइट, और कैसे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, कैसे, राइट। अब इसके अलावा हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद आपको पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री। दोनों पंजाब पीसीएस और यूपीएससी में सिलेबस में है। पीसीएस में तो प्रीलिम्स मेंस दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी ने अभी रिसेंट पास्ट में इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, प्रीलिम्स में तो वैसे ही नहीं पूछते हैं वो, और मेंस में भी नहीं आ रहे हैं।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज नेवर प्रिडिक्टेबल। कल को क्या पता 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में से ही आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? यूपीएससी का यही इशू है, हमें लगता है कि इस एरिया में से क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम छोड़ जाएं, और वहीं से क्वेश्चन फिर वो 1-2 साल में डाल देते हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड हिस्ट्री तो एनीवेज पढ़नी है, अगर आप पीसीएस कर रहे हैं, पीसीएस में तो क्वेश्चन आता ही है, तो पढ़नी ही पड़ेगी। सो वर्ल्ड हिस्ट्री हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका कल्चर पार्ट। एंशिएंट मिडीवल के साथ वैसे काफी कवर हो जाएगा ये, जब हम एंशिएंट मिडीवल करेंगे उसमें कल्चर भी कवर होगा, सो दैट एरिया आल्सो विल बी फोकसिंग। सो हिस्ट्री का ये चक्कर है, इसमें आपको इतने सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, ये 5 से 6 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, हर में से 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अलग होते हैं ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप क्या करते हो, आपको पता है कि 4 यूनिट है सिलेबस में, इसमें से 3 प्रिपेयर कर जाते हैं, 4th छोड़ जाते हैं। 3 में से क्वेश्चन आएगा, चॉइस आती है, आप एक तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम नहीं होता है, चॉइस नहीं होती है, जो क्वेश्चन डाल दिया वो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो पीपीएससी यूपीएससी दोनों में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, जितने क्वेश्चंस है सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो इसीलिए प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आप एक भी पार्ट जो छोड़ेंगे उसी में से अगर क्वेश्चन आ गया, इट विल कॉस्ट यू मार्क्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप रैंक्स हियर। अगर आपको फर्स्ट 50 में रैंक चाहिए, यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक, क्योंकि जो टॉपिक लीव करोगे उतने मार्क्स का पेपर तो आप छोड़ ही आए। 30, 40, 50 मार्क्स का पेपर अगर आप छोड़ ही आए, तो कॉम्पिटिटर से आप वैसे ही पीछे हो जाते हैं। ठीक है, सो सारी चीजें पढ़ेंगे, बट प्रायोरिटी वाइज पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री की रहती है, तो पहले उससे शुरू करेंगे। एंशिएंट मिडीवल हम उतना पढ़ेंगे जो हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दे। ठीक है, इस तरीके से वी विल ट्राई टू मैनेज। और इसमें मैं ऐड करना भूल गई, पीसीएस के लिए पंजाब हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, एंड दैट अगेन इज अ मेजर पोर्शन। 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह से तो हर साल क्वेश्चन आता है, अब मे बी दे ऑल्सो गेट बोर्ड, 4 बार वो महाराजा रंजीत सिंह से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। दे माइट एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑल्सो। तो महाराजा रंजीत सिंह तो पढ़ना ही है हमें, बट वी विल हैव टू स्टडी। फ्रीडम फाइटर्स पे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, उधम सिंह एंड भगत सिंह पे। लाला लाजपत राय पे क्वेश्चन आ चुका है। वी विल रीड ऑल दी पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स। देन पंजाब के इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, कोमातागारू इंसिडेंट, पंजाब में जितनी भी ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, एंग्लो सिख वॉर, राइट, वो सारा पंजाब स्पेसिफिक एरिया यहाँ पूछा जाता है। 30 to 40 मार्क्स का पेपर अगेन यहाँ से आता है। 30 तो हमें सारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो प्रायोरिटी वाइज चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहीं से शुरू कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक समझ आ गया? एनी डाउट टिल हेयर? इज इट फाइन नाउ अनमोल वीडियो? यस मैम, ठीक है। और कभी कभी टेक्निकल चीजें चलती रहती है, लाइट वगैरह कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है अभी? एनी डाउट इन दिस बेसिक्स? और कुछ पूछना चाहें? राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री नाउ, राइट। सो मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से थोड़ा सा प्री मॉडर्न टाइम का पहले हम कवर करेंगे कि यूरोप के या ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का स्टेटस क्या था, इंडिया में कौन राज कर रहा था, कौन से राजा थे, क्या मुगल्स थे। ठीक है, सो थोड़ा उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर लेटर मुगल्स क्या होते हैं, फिर कैसे यूरोपियंस आए, राइट। सो ये हम कल शुरू करेंगे। अभी के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। सो ये बुक वगैरह आप रख लो, कल से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जितना पोर्शन मैं क्लास में पढ़ाऊं उतना आप बुक में पढ़ लो। आई विल कीप टेलिंग यू द पेज नंबर्स आल्सो कि हमने यहाँ से यहाँ कवर कर लिया है, सो ये आप पढ़ लो। ठीक है, मैं नोट्स भी आपको ये दूंगी कल से, अभी तो कुछ हमने ऐसा पढ़ा नहीं है, हम स्ट्रक्चर देख रहे थे। सो वो सारी चीजें आपको क्लास के बाद पढ़ते रहनी है, राइट। अब डेली एक फिक्स टाइम पढ़ डिसाइड कर लो, उस टाइम पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। एनी डाउट टिल हेयर? ठीक है, जो वर्किंग बच्चे हैं वो स्पेशली अर्ली मॉर्निंग जरूर पढ़े। अगर आपका ऑफिस चल रहा होता है तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग आपका फ्रेश और स्ट्रेस फ्री टाइम है,
जितने भी बच्चे हैं मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग एक सेशन आप लगाइए, वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। 3 घंटे में आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना रिटेन रहेगा दिमाग में। ठीक है, एनी डाउट स्टिल हेयर? राइट, एक प्लेन पेज वाली कॉपी रख लीजिए, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। सो इस तरीके से प्लेन पेजेस पे ही आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे A4 शीट्स जो हम लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो आंसर्स है वो आपको प्लेन शीट पे लिखने हैं। जो बच्चे सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन टेक रूल्ड शीट्स जिसपे लाइनें होती हैं, क्योंकि पीसीएस में आपको रूल्ड शीट्स पे लिखना है। प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, अभी से आदत बन जाएगी। सो इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर बोथ यूपीएससी पीसीएस, सो प्लेन शीट पे ही प्रैक्टिस करो, और अगर आपका टारगेट सिर्फ पीसीएस है तो आप रूल्ड शीट्स पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कोई क्वेरी एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। कल से हम डेडिकेटेडली वी विल स्टार्ट विद आवर हिस्ट्री पोर्शन। मैम कोई भी ਕੱਲ चीज पूछनी हो, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ हाँ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ सिलेबस मैं ਉਹ अपलोड कर दूंगी, ਹਾਂਜੀ आई विल गेट दैट अपलोडेड। ਓके मैम सिलेबस की मैं डिटेल्ड कॉपी जो है ना मेंटरशिप सेशन के साथ ही अटैच कर दूंगी। आई विल पोस्ट द मैसेज ऑन ग्रुप ऑल्सो, जब वो अपलोड हो जाएगा आप वहां पे देख लेना। ये PYQ सॉर्टेड की भी मैं आपको फाइल जो है अटैच करूंगी, तो साथ साथ में आप ये भी देखते रहना। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे? मैम क्लासेस का टाइम चेंज कर दोगे प्लीज? विच टाइम? मैम 4 तो स्टार्ट कर लो प्लीज, मैं ड्यूटी पे हूं। हाँ क्षमा, जैसे मैंने बताया ये कुछ दिनों की बात है, जैसे धीरे धीरे यू विल बी एडिंग मोर क्लासेस ऑल्सो। सो आपकी 2-2 क्लासेस वैसे भी चलेगी, सो इसीलिए टाइम जो है थोड़े दिन में चेंज होगा। आप अभी के लिए इस तरीके से ही फॉलो करो, स्पेशली अगर आप वर्किंग हो तो अर्ली मॉर्निंग पे भी आप क्लास लगा सकते हो। ठीक है, बाकी विल लुक इनटू इट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये परमानेंट ही है। राइट, हाँ जी अनमोल क्या कह रहे थे आप? क्षमा, अपना माइक को ऑफ कर लीजिए आप। ਮੈਮ ਇੱਕ हाँ ਨੋਟ जी, ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ओके ਫਾਰਮੈਟ मैं ਨਹੀਂ ਨਾ वो भी ਉਹ ऐड कर फॉर्मेट देती हूँ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ नोट मेकिंग की और सिलेबस की। ठीक है, आई विल ऐड दैट। एनीथिंग एल्स? ठीक है, सो ये बुक्स लेके रख लेना आप जो मैंने आज बताई हैं। सो फिर कल से धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से डरना नहीं है, बस रिवाइज करते रहो। मोर एंड मोर यू रिवाइज, द मोर यू विल बी एबल टू रिटेन इट। राइट, हाँ जी। न्यूज़पेपर रीडिंग वाले जो लेक्चर्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं? ये यहीं पे आपको मिलेंगे महक, जो हिस्ट्री क्लासेस के ऊपर है ना, आपको मेंटरशिप क्लासेस का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे आप देखना। ओके मैम। आपकी डैशबोर्ड ही है ना, जैसे आपको जहां ये क्लास मिली है, क्लास के ऊपर मेंटरशिप सेशंस का एक सेक्शन है, वहां पे आप देख ले। राइट, सो दैट विल बी ऑल। कल से फिर शुरू करते हैं इस तरीके से। मैम ठीक है, इसी एक और तरीके से डाउट आपको ਸੀਗਾ सिस्टम में लॉग इन करना है। हाँ जी, ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ क्या कह रहे हो? ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्मिंग ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अनमोल, आई विल से कि अभी इतनी इस लेवल पे मत बनाओ न्यूज़पेपर में से नोट्स, क्योंकि हजे तो तुसी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िया नहीं है, एवरीथिंग फिर तो मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। वेट फॉर 1-2 मंथ्स, जिवें जिवें सब्जेक्ट्स कवर हुंदे रहंदे हैं ना, बेसिक्स वैसे ही समझ आन लग जाणगे। हजे लई वैसे ही न्यूज़पेपर तुसी पढ़ो, हजे नोट मेकिंग ना करो 1-2 मंथ एटलीस्ट, उस तो बाद यू कैन स्टार्ट नोट मेकिंग। ठीक है, हजे तक कुछ भी नहीं आंदा ਤਾਂ ਸਾਰਾ कुछ ही ਐਂ लगूगा कि ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਤੇ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। 1-2 ਮੰਥ ਜਸਟ कीप रीडिंग टू बिल्ड बेसिक नॉलेज। 2-3 ਉਹਨੇ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾएंगे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਟ ਫॉर ਸਮ टाइम। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਗੈਰਾ AI ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ हाँ ਲੱਗ समझ ਰਿਹਾ सकते हो, बस ये है कि वो हर जगह फुल प्रूफ नहीं हुंदा है, ओदी भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। अगर किते भी डाउट लगे तो पहले टीचर नाल क्रॉस चेक कर लो। ठीक है,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਈਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ क्रॉस चेकिंग करनी पएगी। चैट जीपीटी बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी अनफॉर्चुनेटली हजे दिंदा है, उन्ना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं, स्पेशली अनपेड ਜਿਹੜੇ सिस्टम्स होणगे ਉਹ, अगर तुसी पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो थोड़ा बेटर होएगा वो। सो इसीलिए यू कैन यूज इट, डेफिनेटली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट क्रॉस चेक द फैक्ट्स इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर। लेट्स से कोई ਤੁਹਾਨੂੰ डाटा दे ਦਿੰਦਾ है, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ डाटा सही ਹੋਵੇ, ठीक है। अगर वो नाल आर्टिकल दे रहा है कि भाई जी मैं इंडियन एक्सप्रेस तो चक्या है, तो वो आर्टिकल जाके पढ़ लो, ठीक है। सो वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी। अदरवाइज आई विल से कि वेट फॉर सम टाइम, थोड़े सब्जेक्ट्स कवर हो जान दो, बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स बल्कि ज़्यादा पढ़ लो, वो तो बेटर फाउंडेशन बिल्ड करेगा विदाउट एरर्स। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, then we'll close the class for now. Tomorrow we will again start. I'll try to delay, थोड़ी बहुत डिले करने की कोशिश करांगी, क्षमा। I'll post a message, ठीक है। So धीरे धीरे we will set the timing later also. So don't worry, दो classes वैसे भी चलन गया तो late events ते ही चलन गया, so don't worry about that, right? So I'll close the session for now. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ recording ਵੀ if you have to see, ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਇਟ ਨਾਓ, ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਟੂ ਯੂ, then you can watch it if you want to watch recorded also, right? So that will be the system and the basics of the examination. Tomorrow we'll start with history, right? So I'll close the session for now. We'll meet tomorrow. Thank you ma'am. Thank you Anmol, thank you so much for joining.